नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार मेडमार्ट स्टडी सर्कल एंड हिट योर टारगेट। बच्चों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का साइंस का लास्ट चैप्टर है, आर एनवायरमेंट। बेटा ये चैप्टर हमें देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बेटा आसान नहीं है चैप्टर। बेटा आज जो हम कवर करने वाले हैं ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर रहने वाला है, और ध्यान रख बेटा, हम वन शॉट में ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। वन शॉट में, बस जिद है कि वन शॉट में चैप्टर हमें शॉर्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट चैप्टर है बेटा, पूरा लेंथी चैप्टर होने वाला है। और ध्यान दीजिए बेटा, हम यहाँ पे बोर्ड्स और प्लस कॉम्पिटिटिव, हम यहाँ पे दोनों ही हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा हम हाईलाइट करते चलेंगे। मैंने तक जितने भी बेटा क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिशन में देखे हैं, जैसे एक पीसीएस लेवल तक में जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, वो बेटा मैंने सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। और ध्यान रखना, जो कॉम्पिटिशन में आता है वो 9th और 10th की साइंस से ही आता है। तो बेटा हम ये कवर करते चलेंगे। मैं पहले आपको इंट्रो कराता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देख लेता हूं रिकॉर्डिंग चली है, हाँ चल गई है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करेंगे बेटा, यहां पे देखो बच्चों, हम यहां पे बेटा कवर करेंगे, इसका कलर चेंज कर ले। इंट्रोडक्शन हम यहां पे देखेंगे बेटा, हर इन्वायरमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स देखेंगे बेटा। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है बेटा और इंपॉर्टेंस क्या है। फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ध्यान दीजिए बेटा, हम जितना भी ये कवर करने वाले हैं, ये हम वन शॉट में, हम ना एक ही वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं। मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, आप कॉपी पेन चाय नाश्ता लेकर सब बैठिए और तब ये चैप्टर मजे से देखिए। आप ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप वीडियो ही देख लेंगे तो बेटा आपको मैं कहता हूं कि आपको 50% चैप्टर आपको ऐसे ही लर्न हो जाना है। ये मेरा आपसे दावा है। कोई भी डाउट रहे बेटा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन कीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बेटा। तो देखिए बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब बेटा हम कवर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आगे देखिए बेटा, हम देखिए बेटा यहां पे इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या देखिए बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि ये पिरामिड शेप में क्यों है ये सारा हम देखेंगे। मैनेजिंग ऑफ द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो हम वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारा हम देखेंगे। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये बेटा हम देखेंगे। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये हमारा फाइनल टॉपिक रहने वाला है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना आर एनवायरमेंट। पहली इमेज हम आपको ऐसी दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ काश यहाँ हम चले जाएं, ये ठंडी ठंडी पहाड़ों की वादियां, और यहाँ पे मतलब जब जाएं मतलब ऐसा कि क्या कर, कोई टेंशन नहीं, काम की टेंशन नहीं, कोई घर परिवार की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी यार रिश्तेदार किसी कोई टेंशन नहीं। ऐसे में हम ऐसे एनवायरमेंट में जाए। देखिए बेटा, ये पहाड़ों की वादियां, ट्रेन चल रही है, ये देखो, ये एक एनिमल को एक टच किए हुए हैं, है ना, कितना अच्छा मूवमेंट रहता है। ये देखो पहाड़ियां हैं, नीचे ये क्रूज देख रहे हैं आप, और ये पहाड़ों पे एक महिला है जो एक एनवायरमेंट को देख रही है। तो बेटा ये देखिए, नेचर है हमारा, ये नेचर है। ये मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई है कि हमारा नेचर कैसा कैसा दिखता है। तो देखिए बेटा, आगे देखिए, अब ये देखिए बेटा, हमारा इन्वायरमेंट क्या है बेटा। इन्वायरमेंट है हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें जितनी भी हमारे आसपास, ये सभी मिलकर क्या बनाती है, हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, इन्वायरमेंट बनाती है बेटा। तो ये देखिए बेटा, इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, सब्सटेंसेस, लिविंग बीइंग एंड कंडीशन दैट सराउंड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जितनी बेटा हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी हमारे आसपास जितनी कंडीशंस हैं, मॉइस्चर है हमारे आसपास, जितनी सनलाइट है हमारे पास, एयर है हमारे आसपास, ये जितनी सारी चीजें हैं, ये बेटा हमारा इन्वायरमेंट बनाती है। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब इकोलॉजी क्या है बेटा, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी क्या है बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग फैक्टर। बेटा हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में दो ही तरह के चीजें रहती है, एक बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो जिंदा है, जिसमें जान है, उसे हम बायोटिक कह रहे हैं, और जिसमें जान नहीं है उसे हम एबायोटिक कह रहे हैं। ये बात क्लियर हुई बेटा। जो अब देखिए बेटा, तो इन्हीं के बीच में बेटा देखिए, हम जिंदा है, लेकिन हमारा इंटरेक्शन किससे बेटा, हमारा नॉन लिविंग चीजों से इंटरेक्शन है, हमारा हवा से इंटरेक्शन है, एयर से इंटरेक्शन है, हमारा वाटर से इंटरेक्शन है। अगर बेटा ये ना हो तो इनके इंटरेक्शन के बिना हम जी नहीं पाएंगे। ये बात आप समझ रहे बेटा, बिल्कुल क्लियर। तो बेटा यही है हमारा क्या, इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप मतलब इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन द बायोटिक
एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है बायोटिक एंड एबायोटिक, उनके इंटर रिलेशनशिप की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। बात समझे बेटा? तो इसकी टर्म्स किसने दी थी बेटा? अर्नस्ट हैकेल ने टर्म्स दी थी 1868 में। ये बेटा कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी टर्म्स किसने दी, तो बेटा सिंपल सी बात है, अर्नस्ट हैकेल और 1868। ये हमारा यहां से कंपटीशन का पार्ट क्लियर हो गया। और बेटा आपके 10th के बोर्ड में अब आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन को घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। डायनेमिक मोड का पेपर आता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए बेटा। ऐसा नहीं है कि इस बार जो पेपर में आ गया कि उसी के बेस पे आप तैयारी करके चले जाओ, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अब डायनेमिक मोड के पेपर आते हैं, आप कंपटीशन के पेपर उठा के देख लीजिए, आप बोर्ड्स के पेपर उठा के देख लीजिए, डायनेमिक मोड आता है बेटा। समझे बच्चों? तो यहां देखिए बेटा, हम आगे देखते हैं। अब ये बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन एग्जांपल ऑफ कार्निवोर, ये क्या बेटा, हमने एक क्वेश्चन दे दिया आपको। अब बताइए जो हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है इसमें कौन कार्निवोर है? अब बेटा देखिए यहां पे जो काऊ है, काऊ क्या खाती है बेटा? घास खाती है, ग्रास खाती है। वोल्फ क्या है बेटा? वोल्फ क्या करेगा? वोल्फ हम कह सकते हैं बेटा कार्निवोर कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं बच्चों? कार्निवोर कह सकते हैं। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बेटा हमारा किस में आता है? बैक्टीरिया हमारा डीकंपोजर्स में आते हैं। किस में आते हैं? डीकंपोजर्स में। और डियर, डियर क्या खाती है बेटा? डियर घास खाती है। बात समझिए बेटा? आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। अब यहां देखिए बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बेटा देखिए इकोलॉजी क्या है, बेसिक यूनिट क्या हो सकती है भाई? जहां पर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों एक साथ रह रहे हैं, इंटरेक्ट करके रह रहे हैं एक साथ, तो बेटा वो क्या है, हमारी एक इकोलॉजी की यूनिट हो सकती है। तो यहां पर बेटा हम देखें, इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया विच कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बायोटिक कम्युनिटी एंड द फिजिकल फैक्टर। बेटा ध्यान दीजिए, जो हमारे फिजिकल फैक्टर है वो हमारे ए बायोटिक फैक्टर में आते हैं। भाई सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये लिविंग थोड़ी ना है। तो ये क्या बेटा हमारे ए बायोटिक फैक्टर है। तो फिजिकल फैक्टर हमारे ए बायोटिक, बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। जब बायोटिक एंड ए बायोटिक के बीच में जब मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे हम बेटा? बेसिक यूनिट। एक ऐसे एरिया या एक ऐसी कोई यूनिट, ऐसी यूनिट को हम क्या कहेंगे बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जहां ये सब कार्य हो रहा है बेटा, पॉन्ड्स हो सकता है, ठीक है बेटा, समुद्र हो सकता है और हमारे इक्वेरियम हो सकता है, ये सभी क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है। तो समझिए बेटा ये। आप आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बेटा इकोसिस्टम की डेफिनेशन तो आप समझ गए, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये होता है हमारा इकोसिस्टम। या हम कहें इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर। तो देखिए बेटा आगे देखिए, जो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हमने नेचर के बेस पे हमने टू टाइप में हमने इकोसिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है। एक है बेटा हमारा जो प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, एक है हमारा जो हम खुद बनाते हैं, ह्यूमन मैन मेड बनाते हैं, मतलब ह्यूमन मैन मेड होता है बेटा। तो अब क्या है बेटा, जो हमारा नेचुरली बना है, जैसे बेटा जंगल हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या है बेटा? हमारे ये है नेचुरल। क्या बेटा? नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल क्या हो गया? आर्टिफिशियल जैसे बेटा हम अपने घर में क्या रख लेते हैं? एक्वेरियम रख लेते हैं। अब एक्वेरियम में क्या होता है बेटा? मछली होती है, कछुए होते हैं, पानी होते हैं। तो बेटा वे क्या है? एक जैसे हमारा प्राकृतिक की तरह, जैसे बेटा समुद्र में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैसे ही हम एक्वेरियम हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। ठीक है बेटा? तो गार्डन क्या हो गया हमारा? आर्टिफिशियल हो गया। तो ये क्या है बेटा? हमारा नेचुरल हमारा किस में आएगा बेटा? नेचुरली ऑपरेट इन द नेचर बाय देमसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब जिसमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ना हो उसे हम क्या बोल रहे बेटा? नेचुरल बोले। जैसे बेटा पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे नेचुरल में आते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल में क्या आते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में सस्टेन बाय मैन, जो बेटा किसने बनाया? जो मैन मेड है। जो क्या है? मैन मेड है। ऑल्सो नोन एज मैन मेड इकोसिस्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे बेटा क्रॉपलैंड्स, ऑर्चार्ड्स, गार्डन्स एंड एक्वेरियम, ये सब क्या है बेटा हमारे? ये सब हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चले बेटा आगे चलिए। बहुत लेंथी चैप्टर बेटा और जुबान दुखने लगेगी। बस आप थोड़ा सा, आपको स्पीड स्लो लगे तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना, थोड़ा फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो कर लेना। यूट्यूब में हर ऑप्शन बेटा आपको अवेलेबल है। चलिए बेटा आगे देखिए, यहां देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बेटा ड्यूरेशन के बेस पे तो हमने इसको टू टाइप हमने डिवाइड कर लिया है। एक क्या बेटा हमारा? टेम्परेरी इकोसिस्टम। क्या बेटा? टेम्परेरी
इकोसिस्टम शॉर्ट लाइव एंड कैन बी मैन मेड और नेचुरल। जैसे बेटा समझिए कहीं बारिश पड़ गई, बारिश पड़ के कहीं गड्ढा हो गया, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने लगे बेटा, लेकिन होगा क्या, जैसे बारिश काफी लंबे समय तक नहीं रहेगी तो वहां से पानी खत्म हो जाएगा और वहां का जो जितनी भी वहां पे लाइफ वगैरह आई थी वो सब इधर उधर माइग्रेट करना शुरू करेगी, कुछ मर जाएंगे। तो ये क्या बेटा हमारा ये शॉर्ट यानी कि टेम्पररी इकोसिस्टम है। लेबोरेटरी कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स, बेटा देखिए लैब में हम प्रोटोजोन्स को क्या एक ग्रो कराते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं सारे, यानी कि उसको हम कल्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी क्या बेटा हमारा एक बहुत छोटे समय के लिए होता है। भाई मान लिया हमें कोई कल्चर हमने वहां पे ग्रो कराने के लिए हमने कोई कल्चर के लिए हमने कोई प्रोटोजोन्स लिया, तो बेटा हम उसको ये थोड़ी ना कि उसको हमेशा ग्रो कराते रहेंगे, ग्रो कराते रहेंगे, नहीं बेटा। तो वहां पे क्या बेटा ये शॉर्ट लाइफ है, क्या बेटा शॉर्ट लाइफ है। प्रोटोजोन को हम ग्रो करा सकते हैं बेटा हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, हम बहुत सारी हम ये इनकी मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे यूज होते हैं जो लैब में यूज होते हैं। तो प्रोटोजोन्स में जानते हैं ना, जैसे प्रोटोजोन जैसे मलेरिया हो गया, ये हमारे प्रोटोजोन्स में आती है डिजीज। तो परमानेंट इकोसिस्टम, क्या बेटा परमानेंट इकोसिस्टम, ये क्या बेटा हमारा ये लंबे समय तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है। लॉन्ग लाइव एंड सेल्फ सपोर्टेड इकोसिस्टम, ये बेटा फॉरेस्ट, रिवर, डेजर्ट, ये हमारा बेटा जो लॉन्ग लाइफ है ये हमने ड्यूरेशन के बेस पे इसको डिवाइड कर दिया बेटा। आगे देखिए, अबे बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया है। तो बेटा कौन सा साइज, एक स्मॉल इकोसिस्टम हो गया और एक लार्ज इकोसिस्टम हो गया। जो स्मॉल इकोसिस्टम हो गया उसको हमने बोल दिया पॉन्ड और फ्लावर पॉट्स, और यहां पे लार्ज इकोसिस्टम बेटा क्या हो गया हमारा ओशियन, रिवर, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। बात समझ गए, आगे देखते हैं। अब बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। बेटा देखिए हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या चीजें करें, ये हमें ऑप्शन में दी हुई है, हमें इसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए बेटा यहां पे कैरिंग क्लॉथ्स बैग्स टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग। क्या बेटा हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जब हम मार्केट में जाए और कुछ खरीदने के लिए तो हम घर से ही क्या थैला लेकर जाएं, ताकि हमें क्या पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये क्या बेटा ये भी इको फ्रेंडली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, ये क्या बेटा जब हम यूज ना करें तो लाइट और फैन का हम बंद कर दे, है ना। शैतानी करते हो ना जब रूम से बाहर जाते हो, नहीं करते हो ना बंद, बेटा किया करो, जरूर किया करो, क्योंकि बेटा ये क्या है इको फ्रेंडली, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है। भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, तो बेटा खर्च करने के लिए भी तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, मतलब खर्च करने के लिए नहीं, जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब मान लिया बेटा आप जितना खर्च करोगे तो बनेगी भी बेटा उतनी, है ना, तो बचानी चाहिए हमें। स्विचिंग ऑफ, ये वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। लेकिन आप बहुत शैतान हो बेटा, आप नहीं करोगे ऐसा, आप ऐसा नहीं कहोगे मम्मी कोई बात नहीं पैदल चला जाता हूं, हमारे एनवायरमेंट को थोड़ा फायदा होने वाला है, चलो मम्मी मैं चला जाता हूं, पैदल चला जाता हूं, नहीं करोगे। तुरंत कहोगे ये मम्मी स्कूटर निकालो और हमें छोड़ के आओ, है ना, ऐसे कहते हो ना, शैतान बच्चे हो आप। तो बेटा यहां पे तीनों ही ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव यहां पे हमारा ऑप्शन रहने वाला है। चलिए बेटा, टर्म्स इकोलॉजी वाज गिवन बाय, टर्म्स इकोलॉजी वाज गिवन बाय, इकोलॉजी टर्म्स किसने दी थी बेटा, अर्नस्ट हैकेल ने। किसने बेटा, अर्नस्ट हैकेल ने। तो यहां पे बेटा हमारा नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, अर्नस्ट हैकेल, हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब यहां बेटा हमारे बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर, मैंने बताया आपको बायोटिक फैक्टर वे हमारे बेटा इन्वायरमेंट के वे फैक्टर हैं जो जिंदा है, ए बायोटिक फैक्टर जो जिंदा नहीं है। अब बेटा जो जिंदा है उसमें कौन कौन आएंगे बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में इंसान हम भी रहते हैं बेटा, और छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, एक बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं बेटा। तो ये सभी हम देखते हैं बेटा, इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम, बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बेटा बताने का आपको प्रयास किया है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो बेटा बायोटिक फैक्टर एंड ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। अब जो बेटा ए बायोटिक फैक्टर में क्या है बेटा, सनलाइट, विंड, वाटर एंड सॉइल, ये तो बेटा आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब बायोटिक फैक्टर में ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। अब ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं बेटा, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में। ऑटोट्रोप्स होते हैं बेटा जो अपना खाना इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके खुद बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक H2O, CO2, इनको इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद बना ले, उनको हम बोल रहे हैं कौन बेटा, ऑटोट्रोप्स। अब जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं बेटा, अब हेटेरोट्रोप्स में कौन आते हैं, इसमें हमारे बेटा सैप्रोफाइट्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं और होलोजोइक आते हैं। ये तीन मोड्स बेटा हम इसमें बेसिक पढ़ते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें खाना न्यूट्रिशन को लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेके अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। भाई जैसे हम हो गए, हम खाना खाते हैं, पेट के अंदर जाने के बाद हम डाइजेस्ट करते हैं।
पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? पैरासाइटिक में हो गया बेटा कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है खाना खाने के लिए। जैसे बेटा सर में जुएं हो जाती है, मेरे सर में जुएं नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे सर में जुएं हो जाती है तो बेटा जुएं ये थोड़ी ना कि इंसान जिसके सर में जुएं वो मर ही जाएगा, नहीं, वो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रहेगा। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो पैरासाइट, और जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन जा रहा है वो बेटा होस्ट होता है। तो यहां पर देखिए, तो ये क्लियर हो गया बेटा आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, होस्ट एंड पैरासाइट। अब सेप्रोफाइटिक में क्या हो गया बेटा? सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक में यह था कि खाने को खाने के बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेप्रोफाइटिक में क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड रहते हैं, मैटर को बाहर ही क्या कर देते हैं? उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कहीं पर बेटा फंगस ग्रो हो जाता है तो फंगस क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा, और जहां पर भी ये ग्रो करेगा और उसे डिग्रेड करेगा, देन उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बात समझिए बेटा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा? फंगस क्या काम करेगा? फंगस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड है उनको हम बोलते हैं बेटा सेप्रोफाइट्स। बात क्लियर हुई? अब इसमें क्या आता है? फंगस क्या करेगा? जहां भी रहेगा बॉडी के बाहर ही ये एब्जॉर्ब बाद में करेगा, पहले बॉडी के बाहर ही उसे डाइजेस्ट कर देगा। होलोजोइक में ये था कि पहले खाएगा उसके बाद डाइजेस्ट करेगा बॉडी के अंदर, लेकिन सेप्रोफाइटिक में ये बॉडी के बाहर ही पहले डाइजेस्ट करेगा फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से बेटा? ये है बेटा हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये सब हमारे क्या बेटा? ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्या ये? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या बेटा? फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? एयर है, वाटर है, सोइल, एडेफिक फैक्टर लाइक सोइल, है ना, एडेफिक फैक्टर जैसे बेटा सोइल की पीएच वैल्यू हो गई, ये सब हमारे एडेफिक फैक्टर में आते हैं। सबस्ट्रेट, टोपोग्राफी, मिनरल, पीएच, ये सब बेटा हमारे क्या है? ये हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट है। अब ये क्या बेटा? क्लाइमेट फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, ये सब हमारे किस में आते हैं? क्लाइमेट फैक्टर में आते हैं। तो ये सभी हमारे तीनों क्या बेटा? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। बायोटिक आपने देख लिया बेटा, बायोटिक में आपने क्या क्या देखा बेटा? इसमें ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ देखा, ठीक है। ऑटोट्रोफ में मैंने बताया आपको जितने भी बेटा जो अपना खाना खुद बना लेते हैं लाइक ग्रीन प्लांट्स, और आपने हेटरोट्रोफ में क्या देखा बेटा? हेटरोट्रोफ में आपने देखा 3 टाइप्स देखे इसमें जिसमें सेप्रोफाइट्स देखे आपने, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, और पैरासाइट्स इसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। अब यहाँ पे बेटा आपने अब देखा नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने देखे, और फिजिकल इन्वायरमेंट आपने देखा, और क्लाइमेट फैक्टर, ये सभी हमारे नॉन लिविंग फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, ये हम देख रहे हैं हमारा एबायोटिक फैक्टर। क्या बेटा? ये एबायोटिक फैक्टर देख लीजिए, इसको समझ आ जाएगा बेटा, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा आपको। देख लीजिए, ये सभी हम जो है जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये हम मैंने थोड़ा सा इसमें डायग्राम में बस इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। देख लीजिए, विंड इंटेंसिटी, डायरेक्शन, टेम्परेचर, ये सब बेटा क्या है? ये सब हमारा एबायोटिक है, हमारा एबायोटिक फैक्टर है। चलिए बेटा आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? क्या बेटा? ह्यूमस, कहां पेन कहां है? ये रहा। ये क्या बेटा? ह्यूमस, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगाई। कौन सा इनमें से बेटा क्या है हमारा? कौन सा फैक्टर? विच ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट है? तो बेटा एबायोटिक जो हमारा नॉन लिविंग है, क्या? जो हमारा नॉन लिविंग है, तो बेटा वो क्या है? ह्यूमस है बेटा ओनली। बैक्टीरिया भी जिंदा होते हैं, प्लांट्स भी जिंदा होते हैं, फंगाई भी जिंदा होती है, ठीक बेटा। तो ह्यूमस क्या बेटा? ह्यूमस सोइल की ऊपर वाली लेयर है जो क्या रहती है? जो कि एक न्यूट्रिएंट लेयर होती है, जो फर्टाइल लेयर होती है, यो ह्यूमस वो लेयर होती है। बात समझ आई बेटा? देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर? इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है? तो देख लीजिए बेटा, मतलब जो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे शायद गलत हो गया है। एबायोटिक फैक्टर यानी कि बेटा यहाँ पे क्या है? हमारा लाइट भी हमारा एबायोटिक फैक्टर है, हमारा हीट भी एबायोटिक फैक्टर है, टेम्परेचर भी हमारा एबायोटिक फैक्टर है। तो क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर। हाँ, क्वेश्चन सही है बेटा, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है बच्चों। ऐसे ही हमारे घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लांट, ठीक है, विच नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर, ठीक बेटा। तो इसमें हमारा प्लांट आ गया। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बेटा, जो प्रोड्यूसर है, अब हमारे आएंगे बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आएंगे प्रोड्यूसर। अब क्या बेटा प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रोड्यूसर है वो है ग्रीन प्लांट। क्या बेटा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर। अगर ग्रीन प्लांट नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रीन प्लांट नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
ये बात समझ गए आप? तो ध्यान दीजिए बेटा, अब समझना, अब प्रोड्यूसर समझेंगे हम, कंज्यूमर समझेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर समझेंगे, टर्चरी कंज्यूमर समझेंगे, बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे से। देखिए बेटा, तो समझ गए आप, प्रोड्यूसर कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड H2O। मैं अभी थोड़ी देर पहले बेटा आपको बता चुका हूं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके। अब प्रोड्यूसर हम किसको बोल रहे हैं बेटा? जो ग्रीन प्लांट्स है। प्रोड्यूसर का हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। क्या होता है बेटा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, टेरेस्ट्रियल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब बेटा यहां पे बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये हमारा जो बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इस्तेमाल करके क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंस किसी रहती है, सनलाइट की प्रेजेंस रहती है, और क्या बनाते हैं, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर देखिए बेटा, एंड यहां पर देखिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं और सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी बेटा हमारे जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे किस में आते हैं बेटा? ये हमारे ऑटोट्रोप्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? ऑटोट्रोप्स में आते हैं। ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो प्रोड्यूसर में क्या आ गए? ग्रीन प्लांट्स आ गए। अब देखिए बेटा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर होंगे बेटा जो कंज्यूम करेंगे, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, जो प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाना खाएंगे, उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर। तो प्लांट्स को खाने वाले को हम बोलेंगे बेटा हार्बीवोर। क्या बोलेंगे? हार्बीवोर। तो ये चीज समझ आ गई बेटा, हार्बीवोर यानी कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को बोल रहे हैं बेटा हम हार्बीवोर। तो ये कंज्यूमर क्या बेटा? डिपेंडिंग ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। सभी एनिमल, चाहे वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं, वो टर्चरी भी हो सकते हैं, जो प्रोड्यूसर का बनाया हुआ कुछ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हम कंज्यूमर कह रहे हैं। अब बेटा प्रोड्यूसर तो जो धरती पर हो सकते हैं, एक ही पॉसिबल है, वो क्या है? प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। अब इनका क्या क्या लेवल बैठेगा बेटा इनका, वो हम अभी देखने वाले हैं, थोड़ा सा आगे बस। तो बेटा समझिए, हार्बीवोर कौन होते हैं? जो क्या खाते हैं? प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, जो हर्ब्स को खाते हैं, उनको हम हार्बीवोर कह रहे हैं। कार्निवोर जो मांस खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्निवोर बोलते हैं। और ओमनिवोर जो दोनों को खाते हैं, जो दोनों को खाते हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं? ओमनिवोर बोल रहे हैं। ये ओमनिवोर जो है बेटा, ये मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा, खैर वो हम आगे देखेंगे, वो आगे का विषय है बेटा। देख लीजिए बेटा, डीकंपोजर्स क्या होते हैं? डीकंपोजर होते हैं बेटा जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को एक छोटी सिंपलर फॉर्म में तोड़ दे, उसको हम बोल रहे हैं बेटा डीकंपोजर्स। इसमें बैक्टीरिया, फंगाई और इसमें बेटा हमारे अर्थवॉर्म वगैरह ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चे, तो बैक्टीरिया एंड फंगाई ये सब आ जाएंगे बेटा हमारे किसमें? डीकंपोजर्स में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म लाइक ड्राई प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। बेटा हमारे जो प्लांट, मतलब कोई प्लांट बॉडी है, या हमने कोई प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट, या हमने बेटा कोई एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट हमने ऐसे फेंक दिया, या कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी हमने ऐसे फेंक दी, वो कुछ समय में वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। और उन्हें कौन डिग्रेड करेंगे? उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, बायोटिक कंपोनेंट देख लीजिए बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी हमारा क्या बेटा? हमारा कौन सा? ये बायोटिक कंपोनेंट है ये भी। एल्गे एंड फंगाई बेटा ये भी बायोटिक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स ये भी बेटा हमारा बायोटिक कंपोनेंट है। एयर, वाटर, सॉइल ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन हमारा यहां, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो जाएगा द एबायोटिक, एबायोटिक करो इसको, हम ऐसे क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं बेटा, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। डी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए फूड चेन। फूड चेन क्या बेटा? फूड चेन है जब एक ऑर्गेनिज्म खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और दूसरा तीसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड हो, और चौथा ऑर्गेनिज्म तीसरे पर डिपेंड हो, उसे हम कह रहे हैं बेटा फूड चेन कह रहे हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, refers to sequential interlinking of organism that involves transfer of food energy from the producer through a series of organisms feeding on one another। इसमें बेटा क्या होता है? प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का काम क्या बेटा? प्रोड्यूस करना। भाई ग्रीन प्लांट का काम क्या है? प्रोड्यूस करना। अब वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस उसे कौन करेगा बेटा? मतलब वो प्रोड्यूस करेगा, उसे खाएगा कौन? जो भी बेटा प्लांट्स पे डिपेंड रहता होगा, वो उसे खरगोश खाए,
भाई उसे डियर खाए, भाई उसे बफेलो खाए, उसे खाए। अब उस पे कौन फीड करेगा बेटा? हार्बीवोर पे फीड करेगा, कार्निवोर। तो कार्निवोर पे कौन डिपेंड है बेटा? जो बेटा टॉप होगा वो डिपेंड है। आगे हम फूड चेन में देखने वाले हैं, ये एग्जांपल देखने वाले हैं। ईच स्टेप्स और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स आर ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा? हर एक वो स्टेप जहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, हर एक वो स्टेप जहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी, हम उसे कह रहे हैं ट्रॉफिक लेवल। ऑल फूड चेन्स हैव एटलीस्ट 2 और 3 ट्रॉफिक लेवल्स। मान लिया बेटा, सपोज करो ये ग्रास है, क्या बेटा? ग्रास है। अब ग्रास पे डिपेंड है बेटा कौन? ग्रास होपर। ये मैं आपको ऐसे बताता हूं बेटा, ग्रास होपर डिपेंड है बेटा। और ग्रास होपर पर डिपेंड कौन है बेटा? हमारा मेंढक हो गया, फ्रॉग हो गया। और फ्रॉग पर कौन डिपेंड है बेटा? फ्रॉग पर स्नेक डिपेंड है। ये फूड चेन हो सकती है बेटा, ये फूड चेन हो सकती है। तो ग्रास क्या होगी बेटा? ये प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास ऊपर जो इसे खा रहा है ये बेटा कंज्यूमर हो गया, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ये भी मैं लिख देता हूं बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया बेटा? फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। भाई प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है ना, तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और ये स्नेक किस में आ गया बेटा? हमारा टर्सरी कंज्यूमर में आ गया। कोई डाउट बेटा इसमें? यानी कि हमारा ग्रास हो गया, ग्रास हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोड्यूसर हो गए। क्या हो गए? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना। और ग्रास ऊपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या हो गया? हमारा टर्सरी कंज्यूमर। ये बेटा फूड चेन। एनर्जी फ्लो करेगी बेटा यूनिडायरेक्शनल। क्या फ्लो करेगी? यूनिडायरेक्शनल। ऐसा नहीं होगा कि मतलब फ्रॉग को ग्रास ओवर खा जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्नेक को फ्रॉग खा जाए। वो बात अलग है, आजकल कोई इंस्टाग्राम पे ऐसी फनी वीडियोज आ जाती है कि भाई जिसमें स्नेक को फ्रॉग खा रहा है, वो ये बातें अलग है बेटा। लेकिन जो फूड चेन है वो यही है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड चेन यहां देखिए बेटा, वही मिल गई है, मतलब यहां पे फूड चेन। आगे देख लीजिए, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है बेटा? ग्रास ऊपर हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। इसको कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कौन खा रहा है बेटा? स्नेक, हमारा टर्सरी कंज्यूमर। और बेटा हमारा फाइनल कंज्यूमर कौन हो गया? जो स्नेक को भी खा जाएगा, बाज खा जाएगा। और बाज जब मर जाएगा उसको कौन खा जाएगा बेटा? फाइनल कंज्यूमर फंगाई। फंगाई वगैरह ये हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। देखते चले बेटा, ये भी हम प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, आपको याद ऐसे हो जाएगा। चलिए बेटा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन पढ़ लीजिए बेटा। अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बेटा देखिए, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है एक दूसरे पर, वो खाने के लिए डिपेंड है, तो न्यूट्रिटिव है बेटा। ध्यान दीजिए, एनर्जी यूनिट डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ऐसा नहीं करेंगे कि बेटा उल्टी चेन चल जाए, कि मतलब सेकंड जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर ही प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, यूजुअली 80 to 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट एट ईच ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जितनी एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे उतनी एनर्जी नहीं जाएगी। ये चीज आप ध्यान दीजिए। रेमन लीडमैन ने एक 10% लो दिया था। उन्होंने कहा था कि एनर्जी केवल एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% जाएगी। ये 10% लो कहता है। तो बेटा ये ऐसा है भी कि एनर्जी 100% ट्रांसफर नहीं होती है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी वो हीट वगैरह की फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है, और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ये बात समझ आई बेटा? यानी कि बेटा सपोज जो ग्रास है, ग्रास के पास सपोज करो 1000 जूल एनर्जी है। कितनी बेटा? 1000 जूल एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट जूल। तो ग्रास को बेटा जो डियर खाएगी, बेटा कौन खाएगी? डियर खाएगी। तो डियर के पास केवल 10% ही क्या एनर्जी पहुंचेगी, और वो 10% कितनी होगी बेटा? वो 100 होगी, 100 जूल। देखो बेटा, ये 1000 जूल थी और ये 100 जूल है, यानी कि 10% ही एनर्जी पहुंचती है। देखिए बेटा, जो मास वगैरह है, देखिए जो शेर हैं, ये जितने भी चीता वगैरह, ये क्या होते हैं बेटा इनमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी जो आती है वो हमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो डिपेंड है उन्हीं में ज्यादा एनर्जी रहती है। जैसे बेटा जो हार्बीवोर हो गए, हार्बीवोर इनमें ताकत रहती है बेटा, ये मतलब बहुत लंबे समय तक इनमें एनर्जी टिकी रहती है। अब मान लीजिए जैसे बैल है,
बैल है बेटा, बैल है और भैंसा है, ये सब क्या है, ये सब हार्बीवोर हैं। अब इनको हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, इन पे काम कराते हैं, इनसे वजन ढुआते हैं, हम इनको मतलब हल में चलाते हैं, हम इन पे वो काट वगैरह जोड़ देते हैं, बुग्गी वगैरह जोड़ देते हैं। तो ये सब बेटा हमारे क्या है, ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। और मान लिया ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा बेटा कि शेर को हम बुग्गी में जोड़ते, अरे मर जाएगा, वहीं पटक जाएगा। ये अगर दौड़ता भी है, अगर शेर दौड़ता भी है तो बेटा ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दौड़ता है, ये थोड़े से समय में ही ये हाफ जाता है। इसमें एनर्जी नहीं बेटा, इसमें एक मास ज्यादा होता है। अगर मास खाते तो मास ज्यादा होता है, ध्यान दीजिए ये चीज आप। तो बेटा यहां पे यूजुअली देयर आर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, 4 से 5 ही ट्रॉफिक लेवल रहते हैं, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं रहते हैं, क्योंकि बेटा उस तक 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही एनर्जी खत्म हो जाती है। आगे तक 6 ट्रॉफिक लेवल भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बेटा एनर्जी ही इन्वायरमेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एनर्जी नहीं बचती नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। तो बेटा इसलिए ये लिमिटेड है। ओमनीवोर ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। बेटा देखो, जो ओमनीवोर है भाई वो मांस भी खा सकता है और वो घास भी खा सकता है, तो हम उसे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे भी रख सकते हैं और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे भी रख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि बेटा कि जो ओमनीवोर होते हैं, जो दोनों को खाते हैं, जो मांस को भी खाते हैं और जो हर्ब्स भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, तो उन्हें हम एक ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा हम रख सकते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं। ये बेटा ट्रॉफिक, ये फूड चेन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन की, ये समझ लीजिए बेटा। फूड चेन आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे शो द इंट्रिकेट रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम, दे कैन रिवील हाउ ईच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर सर्वाइवल। एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, ये बेटा हमें फूड चेन से पता लगता है। फूड चेन ऑल्सो डिस्प्ले व्हाट हैपन व्हेन अ प्रॉब्लम अकर एंड अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इज लॉस्ट। ये हमें फूड चेन बताती है बेटा। अगर हम प्रोड्यूसर या हर्बीवोर को अगर बिल्कुल रिमूव कर दें तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, जो इन पर डिपेंड है वो मर जाएंगे। अगर एक जंगल से हम हर्बीवोर और प्लांट को बिल्कुल खत्म कर दें तो बेटा वहां पे जो शेर चीता वगैरह रहने वाले हैं, वोल्फ वगैरह रहने वाले हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब मर जाएंगे। समझ आ गया ना बेटा, ये फूड चेन हमें बताती है कि क्या इफेक्ट होगा। बेटा 6 लेक्चर लेने के बाद अब ये लेक्चर बना रहा हूं बेटा, ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, वन शॉट बना रहा हूं, ठीक है। पता नहीं बेटा हो पाएगी वन शॉट, नहीं बिल्कुल, थकावट तो बहुत हो रही है बस आज। चलिए बेटा, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। बेटा देखो यहां पर ये यहां पे नॉलेज की चीज है, ये समझिए। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं बेटा, जो प्रोड्यूसर होते हैं इनका होता है बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो कंज्यूमर होते हैं बेटा, जो कंज्यूमर होते हैं इनका होता है बेटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये बेटा होता है इनका थर्ड ट्रॉफिक लेवल। जो बेटा हमारे टर्चरी कंज्यूमर होते हैं बेटा इनका होता है क्या, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये समझिए बेटा आप टर्चरी कंज्यूमर का, इनका हम देख ले। टर्चरी कंज्यूमर हमारा भाई ये समझ गए बेटा सारे। अब यहां पे हम देख लेते हैं इनका जो प्रोड्यूसर है उनका कौन सा बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। थर्ड किसका बेटा, हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर का। किसका बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर का। तो इसमें कहां पे बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, अच्छा इसमें अब हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हमें नहीं बताया हुआ, अब हम यहीं पर देखते हैं बेटा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा कौन सा। कोई बात नहीं, यहां पे बेटा हमारा है, ये होंगे हमारे हर्बीवोर। प्रोड्यूसर ये हमारे होंगे प्लांट। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बेटा प्लांट का होता है, ध्यान दीजिए। कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाएंगे ये बेटा होंगे हर्बीवोर। बेटा ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको नॉलेज हो जाए इसकी अच्छे से। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे हमारे कार्निवोर। कौन होंगे बेटा, कार्निवोर। टर्चरी कंज्यूमर होंगे बेटा हमारे कौन, कौन बेटा, टॉप कार्निवोर। कार्निवोर के बाद आएंगे बेटा टॉप कार्निवोर, जैसे बाज वगैरह हो गए हमारे टॉप कार्निवोर में आते हैं। तो बताओ बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल के आगे क्या आ रहा है हमारा, कार्निवोर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, कार्निवोर। तो क्या इसमें कार्निवोर कर दे बेटा, कार्निवोर हमारा इसमें बेटा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमारा प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हमारा हर्बीवोर और थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमारा कौन बेटा, कार्निवोर। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
इसमें किसमें बेटा लीनियर अरेंजमेंट रहता है ऑर्गेनिज्म का? तो बेटा देखिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे हमारा सिंपल जो लीनियर अरेंजमेंट होता है बेटा वो हमारा फूड चेन में होता है। किसमें बच्चों? फूड चेन में होता है। बात खत्म, समझ आ गई होगी। चलिए बेटा आगे, ये देखिए बेटा ये हमारा फूड वेब, क्या बेटा ये हमारा फूड वेब। अब ये बेटा ये देखिए, ये हमारी बहुत सारी फूड चेन को जब हम मिला देते हैं तो बेटा हमारा बन जाता है फूड वेब। यानी कि एक फूड वेब जो बेटा एक जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है वो मोर देन वन ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए डिपेंड हो सकता है, लेकिन फूड चेन में बेटा ऐसा नहीं है। फूड चेन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म एक पर ही डिपेंड रहेगा। बात समझ आई? चलिए देखिए बेटा, यहां पर देखिए मैंने क्या कहा आपको, व्हाट डज द गिवन फिगर represent and also definite it briefly, why food chain consist of only 3 or 4 steps। बेटा देखिए यहां पे बेटा जो फूड चेन में है ये हमारे लिमिटेड स्टेप क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर ही डिपेंड है, वो अदर कहीं उसे ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फूड वेब में बेटा ऑप्शन है, फूड वेब में ऑप्शन है। दूसरा बेटा मोर देन 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल क्यों प्रेजेंट नहीं है? वो इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एनर्जी नहीं बचती। ठीक है बच्चों, तो ये ही बेटा इसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको वर्बली मैंने बता दिया है। ठीक है बेटा, समझना बिल्कुल ध्यान से अच्छे से, इस तरह के बेटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटा, इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक, ग्रास, फ्रॉग एंड इंसेक्ट, द सेकेंडरी कंज्यूमर इज। बेटा यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है और हमें क्या है, 4 हमें इसमें कंपोनेंट दे दिए हैं और 4 में पहले हमें क्या बनानी है बेटा, फूड चेन बनानी है। ये NTSC 2016-17 में बेटा आया हुआ है दिल्ली। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आप बच्चों के लिए उठाए हैं कि कौन क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कहां आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम पहले इसकी फूड चेन बना देते हैं बेटा। सबसे पहले आएगी क्या, ग्रास। सबसे पहले क्या आएगी बेटा, ग्रास। उसके बाद क्या आएगी, ग्रास के बाद ग्रास को कौन खाएगा, स्नेक या फ्रॉग या इंसेक्ट? इंसेक्ट खाएगा बेटा। कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को कौन खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा या फ्रॉग को इंसेक्ट? नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जानी है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जानी है। बिल्कुल मजे से देखिए, बिल्कुल मजे से बेटा, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जानी है आपको इनसे। तो ग्रास, इंसेक्ट, तो बेटा ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। पहले देख लिया एक बार और क्या पूछा बेटा, इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर पूछा है, यानी कि प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। बच्चों बोल रहा हूं, हो सकता है राइटिंग यहां पे थोड़ी समझना है बेटा, ये ऐसे लिख रहा हूं मैं रफली। तो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो फ्रॉग क्या बेटा हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बेटा, फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन आप बच्चों के लिए खाली है, बिल्कुल भेजना बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। हमारी टीम मैडमार्ट स्टडी सर्कल की टीम बिल्कुल आप बच्चों के लिए बैठी है। बिल्कुल यहाँ पे मैं बेटा सारे PYQ सारे सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं, बेफिक्र रहे बेटा। बिल्कुल बस आपका काम पढ़ाई करने का है और मार्गदर्शन हम आप लोगों के लिए है, बेफिक्र रहिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? बताओ बेटा इसमें फूड चेन कौन बनाएगा, बताओ बेटा। ग्रास, व्हीट, मैंगो, हो नहीं सकता बेटा, पॉसिबल नहीं है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, हो सकता है बेटा। गोट, काउ, एलिफेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता, तीनों ही हर्बीवोर है, एक दूसरे को मार के थोड़ी ना खाएंगे, हैं? नहीं खा सकते बेटा। ग्रास, फिश एंड गोट, नहीं हो सकता बेटा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा, ये पहला ऑप्शन नहीं है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? तो बेटा हमारा ये ऑप्शन इसमें हो सकता है सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। बात समझिए बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा देखोगे और आपको अगर ये जनरल नॉलेज हो गई, जनरल जानकारी हो गई तो बेटा आप बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर लेंगे। बस ये तो थोड़ा सा दिमागी तो लगाना है इसमें, हार्बीवोर, कंज्यूमर और ये कौन क्या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, कोई सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, कौन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ये सब आपको जानना है बस अच्छे से। हार्बीवोर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सा टर्शियरी कंज्यूमर है, कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो ये सब आपको जानना है। अगर ये आप जान गए तो ये बेटा इन ऐसे ऐसे क्वेश्चन का बहुत अच्छे सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखिए बेटा, लिस्ट 2 रीजन टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। बेटा देखिए, मैं आपको ये वर्बली ऐसे ही बता देता हूं कि जो डिकम्पोजर्स हैं वे क्यों जरूरी है बेटा एनवायरमेंट में, क्यों, अगर ये ना रहे तो क्या नुकसान होगा हमारे एनवायरमेंट को। देखिए बेटा, जो प्लांट वेस्ट है, प्लांट बॉडी है,
बेटा वो क्या होगी, वो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी एग्जिस्ट करेगी, उसका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में यानी कि न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं होगा। भाई होता क्या बेटा, जैसे मान लिया खेत में कोई एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट है, ऐसे पड़ा है बेटा, अब वो क्या है, उससे वो सोइल में मिक्स नहीं होगा, वो सोइल में मिक्स नहीं होगा क्योंकि वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं हुआ है। डीकंपोजर्स क्या करते हैं बेटा, डीकंपोजर उसको ब्रेक करने के बाद उसको एक सिंपलर फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, सोइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ये बेटा हमारा हो गया एक इसका ना रहने का नुकसान। ठीक बेटा, तो इसमें दो रीजन पूछे हैं। दूसरा रीजन ये बेटा, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्यूरिफायर भी होते हैं। मान लिया बेटा कोई प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी पड़ी है कहीं पर, तो अब वो क्या है, महीनों सालों तक पड़ी रहेगी अगर डीकंपोजर्स ना हो। तो समझ गया आप ये चीज। तो बेटा ये दो रीजन मैंने आपको बता दिए। अब ये आप दोनों फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये बेटा आप पढ़ना अच्छे से कि समझना है तो बेटा हमें बताना। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पहला पॉइंट पढ़े, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग हॉक, स्नेक, प्लांट, रैट। भाई बेटा बना लेते हैं, कोई बात नहीं इसमें। भाई पहले प्लांट होगा, पहले क्या होगा, प्लांट होगा। इसके बाद क्या आएगा, प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को कौन खाएगा रे बताओ इसमें, प्लांट को खाएगा बेटा रैट। कौन खाएगा, रैट। रैट को कौन खाएगा, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। हॉक यानी कि बाज। समझे बच्चों, कोई बेटा इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। Of energy was transferred via producer to the organism of second trophic level. Calculate the amount of energy that will be transferred by organism of the third trophic level to the organism of the fourth trophic level. बेटा देखो सिंपल सी बात है बेटा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब ऑर्गेनिज्म में मान लिया सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कितनी 10,000 जूल एनर्जी है, कितनी बेटा 10,000 जूल एनर्जी है। तो उसके सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बेटा ओनली 1000 जूल एनर्जी जाएगी, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 100 जूल एनर्जी जाएगी। ये चीज समझ लीजिए बेटा, बात खत्म हुई। चलिए बेटा आगे, अब यहां देखिए बेटा ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, ध्यान समझना बेटा। ट्रॉफिक लेवल हर एक वो स्टेप जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हर एक वो स्टेप जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं। चलिए बेटा पढ़ लीजिए डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी अकर्स कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। इट इज द नंबर ऑफ स्टेप फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फूड चेन। समझ गए बेटा, जहां पर यानी कि हर वो स्टेप जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हम उसको ट्रॉफिक लेवल कह रहे हैं। बेटा देखिए जो प्रोड्यूसर है ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल। क्या होगा बच्चों, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है ये हमारा किस में आया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आया। जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर आया ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आया। ये समझ लीजिए बेटा आप, अगर ये नहीं समझे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है। और लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल क्यों है ये हमने आपको बता दिया अच्छे से। ये देख लीजिए बेटा, यहां पे समझ लीजिए, इन द गिवन फिगर वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर शोन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड एट विच ट्रॉफिक लेवल द मिनिमम एनर्जी इज अवेलेबल। अब बेटा देखिए इसमें पूछ रहे हैं हमें इतने सारे ट्रॉफिक लेवल दे दिए, अब इसमें पूछ रहे हैं कौन से ट्रॉफिक लेवल पर मिनिमम एनर्जी है, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे। तो बेटा यहां पर जो एनर्जी मिनिमम होगी तो बेटा जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल उतनी कम एनर्जी ट्रांसफर। भाई सपोज करो यहां पे 1,00,000 जूल एनर्जी आई, कितनी बेटा 1,00,000 एनर्जी जूल थी यहां पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो यहां पे 10,000 रह गई, यहां पे 1,000 रह गई, यहां पे 100 रह गई। 10% तो ट्रांसफर होती है भाई, 1,00,000 का 10% 10,000 और 10,000 का 10% 1,000 और 1,000 का 10% 100 जूल। तो बेटा समझ गए क्वेश्चन, कोई इसमें कंफ्यूजन, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, मैन आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। क्या है बेटा बताओ इसमें, इसमें बेटा प्लांट। क्या होगा बेटा, मान लिया फूड ऑल फूड चेन, मतलब बेटा अगर वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है यानी कि जो लैंड पर जो फूड चेन है उस पर तो बेटा जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट है। और बेटा मान लिया इक्वेटिक में आ गई फूड चेन, तो इक्वेटिक में हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन स्टार्ट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। छोटे छोटे माइक्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल होते हैं माइक्रोस्कोपिक लिविंग मतलब एनिमल, उनको हम जू प्लैंक्टन कहते हैं।
ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, जो मैंने आपको भी सॉल्यूशन दिया ये मैंने बता दिया बेटा आपको। कौन, प्लांट स्टार्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल पर और इक्वेटिक में स्टार्ट करेंगे कौन, हमारे फाइटोप्लैंक्टन। Why are the human being most adversely affected by बायोमैग्निफिकेशन? बेटा ह्यूमन बीइंग क्यों सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है बायोमैग्निफिकेशन? बेटा बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। बायोमैग्निफिकेशन होता है बेटा एक टॉक्सिक सब्सटेंस का कंटिन्यू इंक्रीज होना या बॉडी में डिपॉजिट हो जाना, उसको बोलते हैं बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे बेटा हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, और वो प्लांट क्या करता है बेटा, वाटर के साथ में उनको कंज्यूम करता है, कंज्यूम एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा अब उनको कौन खाएगा, उनको कोई भी खाए बेटा, उनको एनिमल हर्बीवोर खाएं, और उनको बेटा हम एनिमल मतलब हम ह्यूमन बीइंग भी खाएंगे। तो बेटा वो जो में क्या था उन्होंने कंज्यूम किया, एब्जॉर्ब किया था, वो एब्जॉर्ब जो उन्होंने किया था बेटा वो किसके अंदर आ गया, अब हमारे अंदर आ गया। अब वो हमारे अंदर आ गया यानी कि वो क्या है बेटा, अब वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे जब लंबे समय तक हम खाते रहते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते रहते हैं, वो एक्सक्रीट नहीं होते, वो हमारे बॉडी के टिश्यूज में जमकर बैठ जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और क्योंकि ह्यूमन बीइंग हमारा थोड़ा से एक भाई थोड़े हायर ट्रॉफिक लेवल पे रहते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा हार्म होते हैं। ठीक है, स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, अभी बताया था बेटा, एक ही इफेक्ट बताया था कि डिकम्पोजर्स अगर ना हो तो क्या इफेक्ट होगा। ये हमारा सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए बच्चों। तो देखिए बेटा आगे देखिए, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बेटा एनवायरमेंट को। ये बेटा फूड वेब, फूड वेब क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझो फूड वेब क्या है। फूड वेब है बेटा नेटवर्क ऑफ फूड चेन, नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी कि बेटा बहुत सारी फूड चेन को आप मिला दो तो फूड वेब बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये होता क्या बेटा, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है, मान लिया सपोज करो ये है बेटा, अब मान लिया फूड चेन होती तो फूड चेन केवल इतनी सी होती भाई, ग्रास को कौन खा रहा है, माउस खा रहा है, और माउस को कौन खा रहा है बेटा, एक होक खा रहा है। कौन खा रहा है बेटा, होक खा रहा है। या हम एक ट्रॉफिक लेवल सॉरी एक फूड चेन हम ये देख लेते हैं, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को कौन खा रहा है, बर्ड्स खा रही है, बर्ड्स को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। लेकिन बेटा यहां पे क्या है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे बैठा है वो एक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन बेटा उसमें डिपेंड नहीं होगा। किसमें, फूड चेन में डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि फूड चेन में बस एक ही डायरेक्शन है। यहां पर जो हायर लेवल पे बैठा है, जो स्नेक है वो स्नेक फ्रॉग को भी, फ्रॉग पर डिपेंड हो सकता है, वो किसी भी खा सकता है, वो बर्ड्स को भी खा सकता है। ये बात समझ गए। अच्छा अब यहां पे बेटा एक चीज समझिए, और आप एक चीज और समझे, आप एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ही होगी, एनर्जी नहीं बेटा, कभी ऐसा नहीं होगा कि माउस अपना ठीक है माउस के पर लग जाए और ये किसको खा जाए, उल्लू को खा जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल ही रहेगी एनर्जी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए आगे, अब ये पढ़ लीजिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब। गला दुखने लगा बेटा, क्लास रोकनी पड़ेगी, क्लास रोकनी पड़ेगी बच्चों। देखो बेटा, बेटा बहुत सारी इसमें चेन रहती है, यानी कि फूड चेन रहती है। देखो बेटा, इंटरकनेक्टेड फूड चेन थ्रू विच एनर्जी ट्रेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझ गए अच्छे से। यूजुअली मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन मेनी ऑर्गेनिज्म, बेटा अभी बताया मैंने आपको, जो हायर लेवल पर है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। मान लिया बेटा बहुत, अगर मान लिया अगर ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है भाई, मान लिया एक कोई आदमी है, कोई इंसान है, और वो बेटा उसके एक बिजनेस से ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस बाय चांस उसमें लॉस हो गया एक बिजनेस में, तो बेटा स्टेबिलिटी के चांसेस उसके हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि बेटा और इनकम सोर्स उसका है। अगर मान लिया फूड चेन में भी क्या बेटा, फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म बीच में से हटा दे तो उसके ऊपर वाला मर जाएगा, क्योंकि वो दूसरे पर किसी पर डिपेंड ही नहीं है, तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहां पर स्टेबिलिटी है बेटा, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन फूड चेन में नहीं हो सकता है। तो जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बात समझ गए बेटा। अच्छा अब आगे देखिए, मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब इंप्रूव द एडेप्टेबिलिटी। भाई जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, उतनी ज्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो सकता है। ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा सा मैं आप समझाता हूं आपको। मान लिया बेटा ये है, देखो ये ट्रॉफिक लेवल है। मान लिया बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पे हम बीच में से माउस को हटा दे, अगर ये होती फूड चेन, तो बेटा बाज मर जाएगा, बाज मर जाएगा।
अगर बेटा ये है फूड वेब, अब क्या ये है फूड वेब, अब यहां पे बहुत सारी फूड चेन मिली हुई है, तो अगर बाज को माउस नहीं मिलेगा तो बाज किसको खा लेगा, रैबिट को खा लेगा, रैबिट नहीं मिलेगा तो स्नेक को खा लेगा। बात समझ गए ना बेटा? तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा पर डिपेंड है क्या, हायर ट्रोफिक लेवल वाला। ठीक है बच्चों? अब मान लिया बेटा फोक्स है, फोक्स इसको बेटा कि इसको भी खा सकती है, इसको भी खा सकती है। देखो हायर ट्रोफिक लेवल वाला लोअर एनिमल पे डिपेंड रह सकता है। चलिए बेटा आगे, करेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। डिफरेंस देखो बेटा, फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब। बेटा पढ़ लीजिए बेटा प्लीज इसको ध्यान से, आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं इसको बोलकर आपको नहीं बता रहा हूं, 2 मिनट के लिए अलग हो रहा हूं बेटा, पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, है ना? मैं बिल्कुल हट गया हूं सामने से। चलिए बेटा, ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बेटा, इन फूड वेब फ्लो ऑफ एनर्जी इज, ये बेटा एनटीएससी 2016-17 में आया हुआ है। अब देख लीजिए बेटा यहां पे ये क्या हो सकता है बेटा, मैंने क्या बताया आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जो फूड वेब में जो एनर्जी फ्लो करती है वो कैसे फ्लो करती है, फूड चेन में भी और फूड वेब में भी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो बिल्कुल आंख दोनों बंद करके, नहीं ऐसा नहीं बेटा, दोनों बंद नहीं करनी है आपको, एक मतलब ऐसी बस, मतलब भरोसा भरोसा रख के आप यूनिडायरेक्शन पे आप टिक कर दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करके। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटा, फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फॉर फूड वेब। देख लीजिए बेटा क्या ट्रू है इसमें, द एनर्जी अवेलेबल एट इज लेवल गेट डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये हर लेवल पे एनर्जी क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। दूसरा देख लीजिए बेटा, एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू डिफरेंट लेवल। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है, एनर्जी प्रोग्रेसिवली मूव करती है, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। बेटा एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, बेटा मान लिया फूड चेन है भाई, एनर्जी मान लिया ग्रास से किस में जाएगी बेटा, फ्रॉग में जाएगी, फ्रॉग से स्नेक में जाएगी, स्नेक से हुक में जाएगी, ये मैंने आपको बताया। तो बेटा ये हमारा जो बताया ये 10% लो यहाँ पे होगा बेटा, हमारा क्या होगा 10% लो में हम इसका डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये बेटा हमारा क्या, पिरामिड। अब ये आ गए पिरामिड, इनको अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना, ये क्या कहते हैं पिरामिड, क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप क्यों है, इन्वर्टेड पिरामिड कब होगा, ये कब होगा, ये सब हम देखेंगे अब अच्छे से। चलिए बच्चों देखिए हम, ये अपराइट पिरामिड है, क्या बेटा, अपराइट, अपराइट पिरामिड है। ये क्यों है बेटा, ये सबसे ज्यादा नीचे क्या होंगे बेटा, हार्बीवोर, हार्बीवोर को खाने वाले कंज्यूमर उनसे, यानी कि हार्बीवोर सॉरी प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होंगे, कौन होंगे, कंज्यूमर यानी कि हार्बीवोर। हार्बीवोर को खाने वाले कौन होंगे, शेर, चीता, वे, उनसे भी कम नंबर होगा उनका, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, उनसे कम नंबर में कौन, हार्बीवोर, और हार्बीवोर से भी कम कार्निवोर, और कार्निवोर बेटा टॉप कार्निवोर, यानी कि टर्चरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोर, तो वो उनसे भी कम होंगे। तो बेटा देखिए यहां पे क्रॉप कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, मैनी ग्रास ऊपर उनसे कम होंगे, सेवरल फ्रॉग उनसे कम होंगे, कुछ फिर उनसे कम क्या होंगे, स्नेक होंगे। अब ऐसा नहीं है बेटा जितने मान लिया यहाँ पे फ्रॉग आ जाए, मेंढक आ जाए तो सांप भी उतने मिल जाएंगे आपको, नहीं, सांप का नंबर उनसे कम मिलेगा आपको। फिर बेटा आ गया एक बाज, वल्चर, गिद्ध। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हमारा क्या, हमारा अपराइट पिरामिड है। इन्वर्टेड कैसे आएगा बेटा, इन्वर्टेड मान लिया बेटा एक बहुत सारे पैरासाइट है, क्या बेटा, बहुत सारे पैरासाइट है, पैरासाइट को खाने के लिए क्या है बेटा, बर्ड्स बहुत कम है, बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद बेटा क्या आ गया, एक ट्री आ गया, यहां पे हमारा इन्वर्टेड क्या आ गया, पिरामिड आ गया। बेटा ये किसके लिए है, ये बेटा एक, ये ट्री जो है एक प्लांट के लिए ये हमारा पिरामिड है, एक प्लांट के लिए, एक ट्री के लिए हमारा पिरामिड है इन्वर्टेड। अब देखिए बेटा एक इस पे बहुत सारे इंसेक्ट रह सकते हैं, लीव्स पर छोटे छोटे मतलब लीव्स पर बैठे रहते हैं इंसेक्ट। अब इंसेक्ट से कम नंबर में क्या होंगे बेटा, बर्ड्स होंगी। अब ऐसा थोड़ी है कि हजारों बर्ड्स एक पेड़ पे बैठी होगी, 2 4 10 बैठी होगी। अब लेकिन पेड़ का एक है, तो पेड़ के मामले में ये इन्वर्टेड हो जाएगा बेटा। अगर हम देखें बेटा यहां से, अगर हम क्रॉप से स्टार्ट करें तो ये अपराइट हो जाएगा, बात समझ गए ना, पेड़ एक है, उस पे बहुत सारे इंसेक्ट है, उसपे बहुत, फिर उस इंसेक्ट से कम उन पे बर्ड्स है, तो बेटा ये इन्वर्टेड हो जाएगा किसमें, ट्री के केस में। और ये अपराइट हो जाएगा किसके केस में बेटा, जब ग्रासलैंड, ग्रास मतलब एक क्रॉप के केस में। ठीक बच्चों, चलिए आगे, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बेटा देखिए
बायोमास है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास है हम उसको क्या कह रहे हैं बेटा, बायोमास कह रहे हैं। अब बेटा जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा बायोमास, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते चले जाएंगे उतना कम बायोमास। तो देख लीजिए बेटा यहां पे अपराइट किसका मिलेगा हमें, अपराइट किसका मिलेगा हमें, यहां पे बेटा जो प्लांट है भाई, प्लांट का जो मास होगा बेटा बायोमास बहुत ज्यादा होगा, उनसे कम बेटा रैबिट का होगा, फिर उनसे कम एक टाइगर का होगा। मान लिया बेटा 1000 रैबिट है, 1000 रैबिट के बराबर एक टाइगर थोड़ी हो जाएगा, समझ गए ना। अब यहां पे इन्वर्टेड किसके केस में हो जाएगा बेटा, इन्वर्टेड हमारा एक्वेटिक लाइफ के केस में हो जाएगा। भाई जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बेटा जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। स्मॉल फिशेस, भाई मान लिया सरफेस पर हो गए फाइटोप्लैंक्टन, उनसे नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे तो छोटी छोटी फिशेस मिलेंगी, उनका मास थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अब लेकिन बेटा जब हम समुद्र में डीपली जाएंगे तो बहुत सारी हमें बड़ी बड़ी मछली हमें मिलेगी बेटा, तो उसका मास सबसे ज्यादा होगा। भाई जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो कितने भी ऑर्गेनिज्म बेटा कितना ही मास होगा उनका, लेकिन जो एक लार्ज वेल मछली है बेटा वो उनका कितना मास होगा, बहुत बड़ा मास होगा। तो लार्ज फिश का मास सबसे ज्यादा, स्मॉल फिश का उनसे कम, फाइटोप्लैंक्टन का उनसे कम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा एक्वेटिक लाइफ में। ठीक है बच्चों। अच्छा पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लो, एनर्जी के केस में कैसे बेटा, जो हमारा सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। माइस में उससे कम पहुंचेगी बेटा, स्नेक में उससे कम पहुंचेगी, हॉग में उससे कम पहुंचेगी। एनर्जी के केस में ये अपराइट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डार्विन, मेंडल, चार्ल्स एल्टोन। बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बच्चों, चार्ल्स एल्टोन इसका करेक्ट आंसर होगा। कहां है पेन, ये रहा पेन। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, क्या होगा बेटा, लीनियर, अपराइट, इन्वर्टेड, नेगेटिव, क्या होगा बेटा। देखिए बेटा ये सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रासलैंड है और ग्रासलैंड के इकोसिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, वो अपराइट होगा, वो इन्वर्टेड होगा या निगेटिव होगा। बेटा वो अपराइट ही होगा। क्या होगा बच्चों, वो अपराइट ही होगा। कैसे होगा बेटा समझिए, भाई ग्रास है हमारे पास, ग्रास में क्या होगा बेटा, ग्रास में हमारे भाई क्या पाए जा सकते हैं, ग्रास ऊपर पाए जा सकते हैं, ये ग्रास ऊपर हो गया बेटा। ग्रास होपर के बाद कौन पाया जा सकता है बेटा, स्नेक पाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बेटा क्या होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि स्नेक को ग्रास होपर खा जाए, ये तो होगा क्या, या बेटा ऐसा होगा कि जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर को कौन खाए, कौन खाए, मेंढक खा जाए। कौन खा जाए बेटा, मेंढक खा जाए। मेंढक खा गया और मेंढक को कौन खा गया बेटा, स्नेक खा गया। ये हमेशा क्या होगा बेटा, अपराइट ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, तो बेटा हमारा क्या होगा, ये अपराइट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। Why arrangement of trophic level with respect to number and energy is pyramidal in shape? बेटा ये पिरामिडल शेप में क्यों होते हैं ये समझिए आप, मतलब बेटा कुछ ऐसी शेप क्यों होती है ये समझिए। पेन आ जाए, पेन आ गया। ये देखो बेटा ये पिरामिडल शेप क्यों होती है ये समझिए। ये क्या है बेटा, नंबर एंड एनर्जी, नंबर एंड एनर्जी। बेटा अगर हम बात करें नंबर, तो अगर हम देखें बेटा जो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमारे आ रहे हैं कौन बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आ रहे हैं बेटा, प्रोड्यूसर आ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर का नंबर बेटा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमारे प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा। बेटा हमारे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन बेटा, हमारे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ रहे हैं बेटा, हमारे कंज्यूमर आ रहे हैं। यानी कि भैंस बकरी आ रही है बेटा, जो किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे। तो बेटा प्रोड्यूसर से कम नंबर ही होगा, सिंपल सी बात है।
अब यहां पे बेटा हम आ रहे हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। कौन सा बेटा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो यहां पे कौन आ गए बेटा? सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए। कौन आ गए बच्चों? सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए। अब बेटा यहां है बेटा हमारा टॉप, यानी कि हमारे टर्चरी कंज्यूमर। कौन आ गए बच्चों? टर्चरी कंज्यूमर, यानी कि हमारे टॉप कार्निवोर आ गए। कौन आ गए बेटा? टॉप कार्निवोर। तो हमारा ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो बेटा देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे कम हो रहे हैं। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, उससे कम हार्बीवोर, उससे कम कार्निवोर, उससे कम हमारे टॉप कार्निवोर। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर हम देखें बेटा एनर्जी, तो अगर हम 10% लोगों माने, अगर बेटा हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 10,000 जूल एनर्जी थी, तो हर ट्रॉफिक लेवल में 10% ये जाती चली जाएगी, यानी कि 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो ये यहां पे 10,000 का, इसमें आगे कहां चला गया बेटा? ये 10,000 का नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी गई? यानी कि 10% एनर्जी गई। तो 10% कितना हुआ 10,000 का? ओनली 1,000। हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे देखें बेटा 1,000 का भी 10% कितना? 100 जूल। और हमारा टॉप यानी कि हमारा फोर्थ जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कितने? 10 जूल एनर्जी गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? देखिए बेटा हमारा ये क्वेश्चन हमारा हो गया बिल्कुल सॉल्यूशन कि पिरामिडल शेप क्यों होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बेटा 10% लो। क्या बेटा? 10% लो। किसने दिया था बेटा? ये रेमंड लिंडमन ने ये दिया था और 1942 में दिया था। यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है आपका 10% लो, बिल्कुल अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है। 10% लो तो ये किसने दिया बेटा? रेमंड लिंडमन ने दिया इन 1942। ये क्या कहता है बेटा कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कितनी होती है बेटा? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे बेटा समझिए हमारे पास एक ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हमारे पास ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि आप कुछ ऐसा समझिए बेटा, ये ग्रास है। क्या बेटा? ग्रास है। ग्रास ने सपोज करो इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की कितनी बेटा? एक, यानी कि 10,000 जूल इसने, यहां हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 जूल इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब ग्रास को जो कौन खाएगा बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, हर्बीवोर खाएगा। तो हर्बीवोर के पास, यानी कि क्या लगाए हम? डियर लगाए। क्या लगाए बच्चों? डियर लगाए। तो डियर के पास ही एनर्जी कितनी पहुंचेगी? एनर्जी कितनी पहुंचेगी बेटा? ओनली 10%। कितनी पहुंचेगी? ओनली 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 हो गया बच्चों। अब डियर को किसने खाया बेटा? लायन ने खाया। किसने? लायन ने खाया। अब लायन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी? ओनली 10%। ओनली 10%। तो बेटा 1,000 का 10% कितना हो गया? 100 जूल। बोलो समझ आया? ठीक है, अब आगे देखो लायन को किसने खाया बेटा? टॉप कार्निवोर ने, यानी कि किसने? हॉक ने खा लिया। अब 100 जूल का 10% लगाओ बेटा, कितना होगा? कितना होगा? ओनली 10 जूल। ट्रॉफिक लेवल हमारे इस फूड चेन में 4 है ओनली। कितने हैं बेटा? 4 ट्रॉफिक लेवल है। अब यहां ये समझिए आप, अब यहां ये समझिए बेटा आप, क्लियर हुआ आपका? ये 10% लो रेमंड लिंडमन ने दिया था, 1942 में दिया था, इस चीज को ध्यान रखें। और 10% लो हुआ था। और जितनी एनर्जी बेटा प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर कंज्यूम करता है, उसका केवल हर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसलिए समझो बेटा जो डियर या हम समझे हाथी या जितने भी ग्रास खाने वाले हैं उनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और जितने भी मांस खाने वाले हैं उनके पास बेटा मास वैल्यू तो बढ़ती है लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ती है।
ध्यान रखें, अगर हम कंपैरिजन करने लगे कि एक हिरण भाग रहा है तो हिरण लंबे समय तक भाग सकता है, शेर नहीं भाग सकता, चीता नहीं भाग सकता, बगैरा नहीं भाग सकता, क्योंकि बेटा ये मांस खाते हैं, इनके पास एनर्जी कम पहुंचती है, इनके पास एनर्जी कम पहुंचती है। किनसे? हार्बीवोर से। जो बैल होते हैं, क्या हो गया, जो बैल होते हैं, आप ये देखो, उन्हें हम भाई उनसे हम जुए में चला सकते हैं, उन्हें हम भाई उसे हम कार्ट में चला सकते हैं, जो बुग्गी वगैरह है उनसे हम मतलब वेट वगैरह ढो सकते हैं। कभी ऐसा देखा कि भी हम शेर को उसमें बुग्गी में जोड़ दे और वो खींच लेगा, या उसे हम हल में जोड़ दे वो हल चला लेगा? कभी नहीं हो सकता बेटा ऐसा, वहीं मर जाएगा, वहीं दम तोड़ देगा, क्योंकि वो तो बेटा आधा किलोमीटर दौड़ने में उसकी सांस फूल जाती है, एनर्जी नहीं होती है। हार्बीवोर के पास एनर्जी होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बेटा क्लियर हुआ आपका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल इज नेवर 100%, इट इज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेट लॉस्ट एज अ हीट टू द एनवायरमेंट। जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी जाती है वो 100% नहीं जाती है, मैक्सिमम एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में ही लॉस हो जाती है। बात समझ आई? चलिए बेटा आगे देखिए, ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बहुत ही कम एनर्जी बेटा, यानी कि 10% तक एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। बेटा कुछ भी है, जल्दी नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस समझते चलेंगे अच्छे से। ये देखिए बेटा, एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड कर दो बच्चों, इसको क्या करो, इसको सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व कर दो, इसको फटाफट सोल्व कर दो बेटा। ये देखिए, एनर्जी जो ट्रांसफर होगी केवल 10% यहां ट्रांसफर हो रही है बेटा। ये देख लीजिए, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होंगे बेटा, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, यानी कि हार्बीवोर होंगे, उनके पास केवल 10% एनर्जी आएगी, फिर इस 10% के भी इस 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी, फिर इनके पास जो एनर्जी आई उसकी भी 10% एनर्जी हमारी ऊपर ट्रांसफर होगी। समझ आया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। जैसे समझो 10,000 की आगे 10% गई, कितनी 1,000 बची, 1,000 की 10% कितनी बची, 100 बची, 100 की 10% कितनी बची, ओनली 10 जूल एनर्जी बची। तो ऐसे ट्रांसफर होती है बेटा एनर्जी। तो ये सब बेटा आप देख लेंगे, पिरामिड देख लेंगे आप, ये पिरामिड हमारी एनर्जी लॉस्ट होती है एनवायरमेंट में। आगे देखिए, अब ये देखिए बेटा, इफ द एनर्जी, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी एसिमिलेटेड बाय द हार्बीवोर इज 5 जूल, अगर हार्बीवोर के पास कितनी एनर्जी है बेटा, 5 जूल एनर्जी है, देन व्हाट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फेल ऑन द प्लांट, तो प्लांट पर कितनी एनर्जी आई होगी। तो बेटा इसका मतलब समझो, अब हार्बीवोर के पास कितनी एनर्जी है, 5 जूल है बेटा, यहीं से लगाओ, यानी कि इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो इसके पास बेटा 50 जूल होगी, इसके पास 50 जूल एनर्जी होगी। और बेटा इस पर एनर्जी इसने कंज्यूम करी कितनी, 50 जूल एनर्जी इसने कंज्यूम करी है, लेकिन पड़ी कितनी होगी इस पे, 500 जूल। 500 जूल का ही तो 10% 50 होता है। अगर मान लिया बेटा इस पे 500 जूल एनर्जी आई, तो तभी तो ये क्या करेगा, तभी तो बेटा ये 50 जूल कंज्यूम करेगा, और ये 50 जूल कंज्यूम करेगा तो बेटा आगे तभी तो 50 का 10% 5 जूल पहुंचा, 5 जूल। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, यहां पर आप एक चीज समझिए, तो सन से एनर्जी कितनी आई होगी बेटा, 500 जूल आई होगी। हमारा ये 500 जूल कहां है, ये रहा बेटा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। 500 जूल आई होगी, उसका 10% कंज्यूम किया, एब्जॉर्ब किया किसने, प्लांट ने, कितना, 50 जूल, और 50 जूल का 10% आगे फेंक दिया, किसको, हार्बीवोर को, ले भैया इसका 10% तो ले, मैंने भी 10% लिया, तू भी 10% ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। क्या बेटा इसका आंसर बता दो फटाफट बच्चों,
बहुत बता दिया मैंने आपको इसका भाई 10% लो के हिसाब से 10%, ऐसा ही ना बेटा। चलिए आगे आगे देखिए, ये एनटीएससी 2018-19 में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, एनटीएससी 2018-19 में। बेटा कंपटीशन को साथ में कवर करते चलो। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में बताया, चैप्टर आसान नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है, लेकिन बेटा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आसान नहीं है बिल्कुल भी, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। इन द फोर्थ चेन गिवन बिलो, if the amount of energy available at fourth trophic level is 5 kilojoule, what was the energy available at the producer level? हॉक, स्नेक, फ्रॉग, ग्रास ऊपर, पहले हम बेटा इसकी एक फूड चेन बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पहला ट्रॉफिक लेवल क्या था बेटा? पहला ट्रॉफिक लेवल तो बेटा ग्रास से शुरू होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। कौन? जीएच लिख ले बेटा, ग्रास होपर को, ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को कौन खाएगा भाई? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा बेटा? स्नेक। और स्नेक को हॉक खाएगा। तो हमारा पहला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बेटा ये सब मैं इसलिए करके बता रहा हूं आपको ताकि ये चीजें आपको सारी क्लियर हो जाए और बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, मैं इसलिए आपको कर करके बता रहा हूं। अब यहां पर बेटा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हमारा ये है बेटा, और यहां पर कितनी एनर्जी है? यहां पर कितनी एनर्जी है? 5 किलो जूल। कितनी बेटा? 5 किलो जूल। तो इसका मतलब बेटा यहां कितनी रही होगी बेटा? 50 जूल, 50 किलो जूल, 50 किलो जूल। इसके पास कितनी रही होगी? 500 किलो जूल। और इसके पास कितनी रही होगी बेटा? कितनी? इसके पास 5000 किलो जूल। और इसके पास कितनी एनर्जी रही होगी बेटा? कितनी? 5000 का कितना होगा? 10 से इंटू करो इसको, कितनी बेटा? 50,000। अब क्या पूछा है इसमें? What was the energy available at the producer level? तो प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी कितनी रही होगी बेटा? 50,000 रही होगी। क्या रही होगी बेटा? 50,000 रही होगी। 5,000 यानी कि बेटा ये ग्रास ऊपर भाई कौन से ट्रॉफिक लेवल पे? हमारे कितने ट्रॉफिक लेवल हो गए? नहीं बेटा हमने यहां से क्वेश्चन गलत किया। ये क्वेश्चन हमने इसमें ट्रॉफिक लेवल ज्यादा ले लिया बेटा, ट्रॉफिक लेवल हमने एक यहां पे मिस कर दिया। ये देखो बच्चों, ये हमारी गलती होगी यहां पे बेटा। यहां पे देखिए 1 मिनट, हमने बीच में एक ट्रॉफिक लेवल को खा गए तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ये देखो बेटा ध्यान से, भाई हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा फोर्थ यही तो है बेटा, हैं? ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो यहां पे क्या है बेटा? हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितनी थी एनर्जी? हमारी 5 किलो जूल थी, 5 किलो जूल। देखा, एक स्टेप हमने छोड़ दिया तो हमारा सारा सॉल्यूशन ही गायब हो गया। तो यहां बेटा कितनी रही होगी? सिंपल सी बात है, ये 5 किलो जूल है तो यहां 50 रही होगी बेटा, और यहां 50 से तो यहां पे कितनी बेटा? 500 किलो जूल। और यहां 500 बेटा तो यहां कितनी? 5000 किलो जूल। ऐसा है कि नहीं बेटा? अब ऑप्शन देख लो बेटा, यहां पे हमारी पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल होता है बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो कितनी बेटा? यहां पे हमारा ऑप्शन 5000 किलो जूल, हमारा सही आंसर क्या होगा? 5000 किलो जूल होगा। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ पिरामिड ऑफ फूड इफ दिस इकोसिस्टम रिसीव 1,00,000 किलो कैलोरी ऑफ सनलाइट एनर्जी ऑफ द एनर्जी फाइनली अवेलेबल टू टर्शरी कंज्यूमर। बेटा ध्यान दीजिए, अगर ये कह रहे हैं अगर ये इकोसिस्टम
1,00,000 किलो जूल एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, ये क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। तो ये पूछ रहे बेटा, तो फाइनली अवेलेबल टू टर्शरी कंज्यूमर, फाइनली अवेलेबल टू टर्शरी कंज्यूमर, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ पिरामिड ऑफ फूड इफ दिस इकोसिस्टम रिसीव 1,00,000 किलो कैलोरी, 1,00,000 किलो कैलोरी ऑफ सनलाइट एनर्जी ऑफ द एनर्जी फाइनली अवेलेबल टू टर्शरी कंज्यूमर। यानी कि बेटा ये पूछ रहे हैं, अगर यहां पे सनलाइट कितनी बेटा, सनलाइट कितनी, इकोसिस्टम रिसीव, अगर इकोसिस्टम रिसीव कर रहा है सनलाइट की बेटा कितनी, 1,00,000, कितनी बेटा, 1,00,000, तो ये पूछ रहे बेटा हमारे टर्शरी लेवल पे कितनी एनर्जी होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहां से कर दो बेटा, 1,00,000 का कितना हो गया, प्राइमरी पर कितना हो गया, 1,00,000 का 10,000, कितना होगा बेटा 10,000, और सेकेंडरी पे कितना होगा 1,000, और आगे कितना होगा बेटा 100 जूल बेटा, 100 किलो में, किस में, किलो में, तो किलो जूल हो गया, 100 किलो जूल हो गया बेटा। देख लो बेटा टर्शरी कंज्यूमर में, तो 100 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी इसका सही आंसर होगा बेटा। ठीक है, ये देखो बेटा 1,00,000 का 10%, 10,000, 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 का 10%, 100। ठीक है बच्चों, डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा कुछ भी। आगे देखो, अब बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या है बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हमने कुछ क्वेश्चन हमने यहां पे सोल्व कर लिए हैं। अब आया बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, होता क्या है समझिए बेटा। कहानी स्टार्ट होती है, पहले हम आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं बताते हैं। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके साथ थोड़ा 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 जहर जाता है हमारे शरीर में। जैसे बेटा हम प्लांट्स वगैरह में क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, खाद वगैरह, ये डीडीटी वगैरह सब हम डालते हैं। तो बेटा इन्हीं को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, और उन प्लांट को खाते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या होते रहते हैं, ये डिपॉजिट होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और फिर बेटा जब ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो ये एक बहुत समय बाद ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेके बाहर आते हैं, जैसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां लेकर आते हैं। तो ये सक्सेसिव एक्यूमुलेशन जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉडी में, इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। होता कहां है बेटा, हम हार्बीवोर मतलब हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर में क्या करेंगे, हम खाद पानी का इस्तेमाल करेंगे, जितना भी हम सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो पानी के साथ में वही उसे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उसी को कौन खाएंगे, हम खाएंगे, एनिमल खाएंगे। तो बेटा उसी के साथ में जो कंसंट्रेशन आती है, इसलिए कहते हैं कि जो पैकेज फूड रहते हैं वे हमें नहीं खाने चाहिए बेटा, कभी नहीं खाने चाहिए। क्यों बेटा, उनमें एक छोटे से अमाउंट में जहर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। वो क्या करता है जहर, वो उसमें माइक्रोब्स की तो ग्रोथ नहीं होने देता, लेकिन वो माइक्रोब्स को तो मार देता है। बस फर्क इतना है कि हमें नहीं मारता, वो हमें नहीं मार पाता। वो मारता कब है बेटा, जब बहुत समय हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो क्योंकि बेटा वो तो बॉडी से जा ही नहीं रहा, तो वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब बूंद 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 से सागर भर जाता है बेटा। अब ऐसे वो बहुत माइनर अमाउंट में वो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा, बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेकर निकलेगा। तो बच्चों जितना भी पैकेज आइटम है बेटा कभी नहीं खाना चाहिए। मजबूरी फंस गई बहुत ज्यादा तो खा लो बेटा, लेकिन कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें होते हैं बेटा प्रिजर्वेटिव, ध्यान रखना। तो यहां देखो बेटा क्या है, ये समझ लीजिए क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, पेन चेंज कर लें, पेन चेंज कर लें हम, चलिए बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स और
non-biodegradable substance in the body tissues of organism as it move from one trophic level to the next trophic level. ठीक है बेटा, समझ आया? एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या हुआ, वो कंज्यूम हुआ और तो बेटा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या है बेटा, डीडीटी। अब पेस्टिसाइड्स यूज्ड टू कंट्रोल मॉस्किटो, अ ट्रेस अमाउंट ऑफ डीडीटी इज रिलीज्ड which gets accumulated in the cells of the various aquatic organisms. और अगर फिर उन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कोई हायर ट्रॉफिक लेवल वाला खाएगा तो बेटा वो टॉक्सिन सीधा उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा। समझे बेटा, कोई डाउट इसमें? When these organisms are consumed by feeders such as, जो मैंने अभी बताया बेटा, हायर ट्रॉफिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म इनको खाएगा तो वे सीधा टॉक्सिन उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा और ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया। ये देखिए बेटा, ये देखिए जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे ज्यादा क्या रहता है बेटा, वो सबसे ज्यादा एक इसका खतरा सबसे ज्यादा उसी को रहता है हायर ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि कंसंट्रेशन उसी की बॉडी में सबसे ज्यादा हो जाती है। देखिए बेटा, वाटर में कितनी कंसंट्रेशन में था, ये था बेटा कितनी जीरो है बेटा, ये 5 जीरो और 3 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसमें कितना आ गया बेटा, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन क्या होते हैं, पेन चेंज कर लूं, जू प्लैंकटन क्या होते हैं बच्चों, जू प्लैंकटन होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंकटन कहते हैं बेटा। जू का मतलब एनिमल और प्लैंकटन मतलब माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं हम उनको जू प्लैंकटन कह रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम क्या कह रहे हैं, फाइटोप्लैंकटन कह रहे हैं। तो ये समझ गए बेटा आप, जू प्लैंकटन 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जू प्लैंकटन के अंदर क्या आ गई बेटा, ये पार्ट्स पर मिलियन कितना, 0.04। देखो बेटा कितनी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इससे ऊपर हायर फिशिस में गए बेटा, क्योंकि फिशिस इनको खा रही है, तो कितना 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। और इससे हायर ट्रॉफिक लेवल ने खाया बेटा छोटी छोटी मछलियों को, बड़ी बड़ी मछलियों ने खाया तो कितना हो गया, 2 पार्ट्स पर मिलियन। और इसको खाया बेटा एक हायर ट्रॉफिक लेवल ने, तो उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी पहुंच गई। ये है डिफरेंस। जितना ज्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। बेटा कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, समझ लो ध्यान से। और कोई भी डाउट हो बेटा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन आप बच्चों के लिए खाली है, और आप क्वेश्चन कीजिए, हम तहे दिल से आपका जवाब देंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल दिल के साथ हम आपका जवाब भेजेंगे। आप हमसे क्वेश्चनिंग कीजिए, जो भी बेटा आपके जो भी इसमें क्वेरी हो, जो भी है ना। आगे देखिए बेटा, एक्यूमुलेशन, बिल्कुल ध्यान से बेटा, धीरे से मैं इसलिए करा रहा हूं आपको कि आपको इसमें एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। आपको स्पीड थोड़ी कम लगे तो बेटा क्या करें, यूट्यूब में स्पीड बढ़ा दो, सारे ऑप्शन है। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्पीड को कम कर लो। वैसे कम तो नहीं लग रही होगी बेटा, है ना, कम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से तो, मतलब। लेकिन फिर भी बेटा देखिए, सब हर बच्चे का IQ लेवल अलग होता है। तो समझिए, एग्जाम पास में आ रहे हैं तो स्पीड कर दो 2 गुना, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। फिर हम ऐसे ऐसे भगते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना। ऐसे करो बेटा, मतलब अपने हिसाब से। अच्छा, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बाय, ये क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पे। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज, क्या कह रहे हैं बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट विच हायर ट्रॉफिक लेवल। क्या बताया अभी पीछे मैंने, क्या बताया बेटा, एक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना। कौन बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है बेटा ये टॉक्सिन्स। क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है ये टॉक्सिन्स। तो यहां पे बेटा इसको हम क्या बोलेंगे भाई, यूट्रोफिकेशन तो ये नहीं होता, पॉल्यूशन भी हम इसको नहीं बोलेंगे, हम बायोमैग्निफिकेशन
बिल्कुल बोलेंगे बेटा इसको, क्या बोलेंगे बेटा? बायोमैग्निफिकेशन। accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as biomagnification। ठीक है बेटा, चलिए आगे। ये बेटा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। मान लिया हमारे पास फूड चेन है, हमारे पास फूड चेन है, इसको ऐसे समझिए बेटा, हमारे पास फूड चेन है, यहां से यहां बना के दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको, यहां समझिए, ये है बेटा ग्रास, ये ग्रास है, ये बेटा हम बना रहे हैं इसको डियर बना रहे हैं पहले हम, ये डियर है बेटा, ये बेटा क्या है? लायन है, और ये क्या है बेटा? हॉक है। अब ये देखो, ये सब कुछ बैलेंसिंग में ठीक है बेटा, अगर इनमें से किसी की भी संख्या ज्यादा बढ़ गई तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा, या संख्या घट गई या संख्या बढ़ गई तो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब क्यों ये बेटा इक्वल नंबर इनके रहने चाहिए या एक सामान्य क्यों रहने चाहिए? समझिए बेटा, अगर हार्बिवोर ज्यादा बढ़ गए, अगर हार्बिवोर ज्यादा बढ़ गए तो बेटा क्या कर देंगे वे? ये घास का सफाया कर देंगे, तो घास का सफाया कर देंगे तो क्या बेटा? जंगल खत्म हो जाएगा। अब मान लिया बेटा ये डियर यहां से हम इनको खत्म कर दें तो बेटा लायन तो क्या ग्रास खाएंगे नहीं, तो लायन भी मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे। उसके बाद बेटा हॉक भी क्या कर जाएंगे? माइग्रेट कर जाएंगे या मर जाएंगे। अब बेटा इनका सभी का एक सामान्य एक संख्या में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लिया हमने बेटा लायन को हमने हटा दिया जंगल से, तो क्या होगा? नंबर ऑफ हार्बिवोर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और ये क्या कर देंगे? जंगल को सफाया कर देंगे। मान लिया हमने यहां से ग्रास को हटा दिया, ये लो हमने ग्रास को हटा दिया, तो क्या होगा? डियर भी मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे, लायन भी मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे, और बेटा हॉक भी मर जाएगा या माइग्रेट कर जाएगा। समझ आया ना क्यों इकोलॉजिकल बैलेंस होना जरूरी है? तो ये समझ लीजिए बेटा, इकोसिस्टम ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक होता है बेटा नेचर में। अगर व्हेन एवर all of the living and non-living factor in a geographical area are in balance। देखिए बेटा, मतलब देखो हमारा जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब एक फिजिकल फैक्टर है हमारा बेटा, जो फिजिकल फैक्टर है अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बेटा तब भी डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो सकता है। आज मान लिया कहीं टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वहां अचानक बेटा हम 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कर दे तो जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे वहां सामान्य, तो बेटा वो क्या करना शुरू कर देंगे? या तो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, या कुछ मर जाएंगे, या कुछ छिप जाएंगे। तो बेटा ज्योग्राफिकल एरिया का जो है बेटा वो सामान्य रहना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? अकर व्हेनेवर ऑल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर इन अ ज्योग्राफिकल एरिया आर इन बैलेंस, तो बेटा क्या रहेगा? हमारा इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर क्या हो जाए, वो सभी फैक्टर जो है हमारे बेटा सभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे ज्योग्राफिकल एरिया में जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। सिंपल सा ये मतलब है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस बैलेंस कार्बन प्रोडक्शन सोर्सेज हैव टू बी रिड्यूस एंड द प्रोमोट ट्री प्लांटिंग टू रिस्टोर द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर बेटा देखिए, अगर कार्बन प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, अगर कार्बन रिसोर्सेज प्रोडक्शन अगर वहां पे अच्छे मात्रा में है तो बेटा वहां पे क्या करो? प्लांटेशन करो। क्या करो? प्लांटेशन करो, ताकि वो क्या करे? वो CO2 को क्या करे? एब्जॉर्ब करे, ऑक्सीजन रिलीज करे। बेटा इस तरीके से क्या करें? ये इस तरीके से बैलेंस रहेगा। अब यहां पे देखो बेटा, द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द कैनेडियन लिंक्स एंड द स्नोशू हेयर इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। बेटा ये देखो, ये कैनेडियन लिंक्स है। क्या बेटा? ये कैनेडियन लिंक्स है। अब ये क्या है बेटा?
ये कुछ नहीं है, ये एक बिल्ली है। क्या बेटा? ये बिल्ली है जो बर्फों में रहती है, ऐसे समझो बेटा। और ये क्या है बेटा? खरगोश। ये क्या है? रैबिट। तो ये क्या करता है बेटा? ये बिल्ली इसका शिकार करती है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बेटा, किसका? एक इक्विलिब्रियम का, इकोलॉजिकल बैलेंस का। समझे बेटा? वही चीज, वही मैंने बताया आपको कि अगर मान लिया बीच में से हर्बीवोर को हटा दो तो बेटा क्या? कार्निवोर मर जाएंगे। कार्निवोर को हटा दो तो हर्बीवोर का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो सारे जंगल को खा जाएंगी। जंगल को हटा दो तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो यही चीज है बेटा, सारा इकोलॉजिकल बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे कैसे रहेगा, ये सारा हमने इसमें बेटा पढ़ लिया। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेस्ट, क्या है बेटा यहां पे? टाइप्स ऑफ वेस्ट। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, मतलब ये इसी के अंदर आएगा बेटा कि हम जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम मतलब प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको कैसे मैनेज करें। अब समझे पहले कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन सा होता है। एक होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल और एक होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है बेटा जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, खा खा के उसको, मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। मान लिया आपने क्या किया, आपने एक सेब, आपने थोड़ा आधा अधूरा खाया और आपने सेब फेंक दिया। आप 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद क्या देखोगे? वो सड़ने लगेगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या देखोगे? उसकी मिट्टी बन गई। तो ये प्रोसेस कहां से हो रहा है? ये हो रहा है बेटा प्रोसेस आपका बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो काम ये कर रहे हैं। समझे बेटा? तो यहां पे बेटा तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दे? डिग्रेड कर दे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको डिग्रेड ना कर पाए, जैसे बेटा प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, ये सभी क्या है बेटा? ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। तो समझो बच्चों, एग्जाम्पल देख लो बेटा, एल्यूमिनियम कैन, कोल, डीडीटी, प्लास्टिक, ग्लास एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सभी हमारे किस में आते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। बायोडिग्रेडेबल जो क्या हो जाए? जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर दें, जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए। और जो बायोलॉजिकली डिग्रेड ना हो पाए उनको हम क्या बोले? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, बहुत सिंपल टर्म्स है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। अब इसमें बेटा हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि बताओ अब इसमें कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसमें क्या है? ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम है। ग्रास, फ्लावर्स, ये ठीक है, एंड लेदर। चलो बेटा आगे देखते हैं। ग्लास, वुड, प्लास्टिक नहीं हो सकता। फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। केक, वुड एंड ग्रास, ये भी ठीक है बेटा। फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, ये भी ठीक है भाई फलों के छिलके, केक और लाइम जूस, बेटा ये ठीक है। ये भी ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, लेदर भी बेटा डिग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन डिग्रेड हो जाता है लेदर भी, है ना, बनता तो एक एनिमल से ही है ना लेदर। अब यहां पर देखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। तो बेटा इसमें सारा कौन? बेटा देखिए हमारे 3 ऑप्शन में तो हमारे सारे ये बायोडिग्रेडेबल है, बस एक में एक नहीं मिल रहा है हमारा बायोडिग्रेडेबल। अगर हम फिर भी अगर हम प्रायोरिटी दें तो किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा? हम फ्रूट पील्स, केक और लाइम जूस को हम प्रायोरिटी देंगे। ग्रास, वुड और प्लास्टिक ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। ग्रास, फ्लावर और लेदर, बेटा क्योंकि लेदर थोड़ा समय लेता है, डिग्रेड होने में, डिग्रेड हो जाता है। वुड भी थोड़ा समय लेती है डिग्रेड होने में। अगर यहां बेटा हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में सीधा है बेटा हम क्या कहेंगे प्रायोरिटी के लिए? प्रायोरिटी में हमारा फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस, ये बेटा हमारा प्रायोरिटी में हो जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, विच ग्रुप कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, विच ग्रुप कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अगर हम क्वेश्चन को ये करते हैं तो बेटा हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है,
कैसा भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बेटा, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा ग्रुप है बेटा जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते। तो इसमें बेटा हम देख लेते हैं, यहाँ पे प्लांट वेस्ट, यूज टी बैग, अच्छा पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक टॉय, यूज टी बैग, पेपर स्ट्रॉ, ओल्ड क्लॉथ, ब्रोकन फुटवियर। तो क्या है बेटा यहाँ पे हमारा कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा ग्रुप है बेटा हमारा, तो यहां पर बेटा हमारा हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा बेटा हमारा कौन, पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक टॉय। ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल का बेटा ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो प्लास्टिक है वो भी हमारा क्या डिग्रेड नहीं होता, ठीक है, डिग्रेड होता बहुत लंबे समय में होता जाके। पॉलीथीन बैग बेटा ये भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, ठीक है, डिग्रेड होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय बाद होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है बताओ बेटा। इसमें ये आपका ये कमेंट सेक्शन में बताओ, आप पेन कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। ये यहां तक जो आएगा बेटा वही मेरा ये जवाब दे पाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना। देखिए बेटा आगे देखिए, ये बेटा हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमारा डिफरेंस है। क्या बेटा, डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस। तो एक डिफरेंस बेटा मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि जो जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं नेचुरली डिग्रेड करते हैं वो हमारे बायोडिग्रेडेबल, और जिनको डिग्रेड ना कर पाए वो बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आ रहे हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन आ रहा है बेटा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, गिलास, ये सब किस में आ रहे हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ रहे हैं, जिसमें कि मेटल भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये द वे, देखो बेटा, द वेस्ट आर ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रोबियल एक्शन, द वेस्ट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स। बेटा आप पढ़िए इसको, मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, पढ़िए 1 मिनट। हो गया बेटा, ये बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा वीडियो रोक के आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेशन फॉर्म हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट। मान लिया बेटा आपने कोई फल सब्जी को आपने ऐसे डाल दिया आपने, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका जो प्रोडक्ट बना वो उसका टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। हो सकता है उसका क्या होगा, वो एक जो सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू ही बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा, ठीक है। नो सच एक्शन इज पॉसिबल, कह नहीं सकते बेटा कुछ, कह नहीं सकते कुछ। दे रिलीज रॉ मटेरियल बैक टू नेचर, ये क्या करता है बेटा, जो बायोडिग्रेडेबल होता है तो वे नेचर को कुछ ना कुछ सब्सटेंस देगा बेटा, कुछ ना कुछ सब्सटेंस देगा। दे डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल, इनसे कोई रिलीज नहीं होता बेटा रॉ मटेरियल। मान लिया हमने पॉलीथीन को अगर हमने जला दिया तो बेटा जलाने के बाद भी वो पॉलीथीन ही बचेगी, ठीक है बच्चों। प्लास्टिक को हमने जला दिया तो उसकी कोई और फॉर्म हो जाएगी, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल ही फॉर्म होगी। अगर बायोडिग्रेडेबल क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल अगर डिग्रेड होकर भी कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट देकर जाता है, ठीक है बेटा। दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट ओनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इन क्वांटिटी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू डिग्रेड देम। बेटा यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्या है इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज बताऊंगा बेटा। क्या है बायोडिग्रेडेबल का, बायोडिग्रेडेबल जब एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है बेटा प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपने अपने एरिया में कुछ ऐसा क्षेत्र देखा होगा जहां से आप निकलते हो और वहां पे थोड़ी सी हीटिंग इफेक्ट आपको महसूस होता है, जहां पे बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा है। जैसे हमारे भी क्षेत्र में बेटा यहाँ पे जगह तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने डाल रखा है, मतलब नगर निगम वाले कोई ध्यान नहीं देते, और यहाँ पे रोड के किनारे ये बहुत कचरा पड़ा है, जैसे हमारा रिठानी का क्षेत्र है। अब क्या बेटा जब यहां से गुजरते हैं तो एक फाउल स्मेल आती है बेटा, यही इसका डिसएडवांटेज है, यही डिसएडवांटेज है बेटा।
कि जब एक्शन होता है, जब डिग्रेडेशन होता है, तो एक फाउल स्मेल रिलीज होती है, थोड़ा हीटिंग इफेक्ट होता है। यही इसका डिसएडवांटेज है, और यही एक थोड़ा सा बीमारी का भी कारण बन जाता है कभी कभी। और बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल ये कोई भाई पड़े रहेंगे लेकिन स्मेल वगैरह रिलीज नहीं करेंगे, ये एक इनका एडवांटेज है। तो समझे बेटा, समझिए बारीकी से समझिए बेटा चीजों को। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट इवन इन स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या करेंगे बेटा, ये स्मॉल क्वांटिटी में भी क्या करेंगे, वैसे पड़े रहेंगे, क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे एनवायरमेंट को, ये डिग्रेड नहीं होंगे बेटा। तो रिसाइकलिंग पॉसिबल बोथ नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। रिसाइकलिंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। समझे बेटा, कुछ कंडीशन में बेटा रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। मान लिया बेटा एक सेब नेचुरली सड़ गया, गल गया, उसे हम फ्रेश नहीं कर सकते, समझे बच्चों। तो इसमें रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से मतलब हमने कोई प्लास्टिक बैग वगैरह हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया और हमने वो रिसाइकल होने के लिए दे दिया। कोई बोतल पड़ी है हमारे पास, कोई चेयर पड़ी है टूटी हुई प्लास्टिक की, हमने वो दे दी बेटा, उसकी रिन्यू होकर न्यू बन जाएगी। तो ये होती है रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, डिफरेंस समझ आ गया आपको। अब देखिए बेटा मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, भाई वेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, कैसे कैसे। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मतलब उसको बेटा ये है कि उसको आप डिस्पोज कैसे करें, वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें वो समझिए बेटा। वो हमारे पास एक मेथड है भाई, उसको गड्ढा खोदो दाब दो, गड्ढा खोदो दाब दो। इंसिनरेशन, उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे जला दो, उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर जला दो। वेस्ट कॉम्पैक्शन मतलब बेटा जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करो बेटा, आप वेस्ट कॉम्पैक्शन कर दो, उनको आप मतलब जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है उनको फोर्सफुली आप क्या उनको दबा दो और उनके बैग बना दो। तो ये भी क्या बेटा एक हमारा ये वेस्ट ये मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है, जिसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, गार्बेज को क्या कर रहे हैं बेटा, मैनेज कर रहे हैं। बायोगैस जनरेशन, क्या बेटा, बायोगैस जनरेशन। भाई मान लिया बेटा काऊ डंग रिलीज हुआ, तो काऊ डंग से बेटा क्या बना सकते हैं हम, बायोगैस भी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम गोबर गैस। क्या बोलते हैं, गोबर गैस। उनके प्लांट बनाओ और बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग कैसे कैसे बेटा, कंपोस्टिंग गड्ढा खोदो और उसमें काऊ डंग वगैरह जो एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट जितना भी होगा उसको डाल दो, उसमें क्या बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट, वॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम जब कंपोस्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, वर्मी कंपोस्ट। जब हम वॉर्म्स का इस्तेमाल करके जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। उम्मीद है बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। देखना एक प्रजाति होती है बेटा किसकी, वॉर्म्स की, जिसको यूज करके हम क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, खाद बनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है बेटा, न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है। तो बेटा ये होता है एसिना फेटिडा, एक प्रजाति होती है ये जो फोटो सेंसिटिव होता है काफी, मतलब ये बाहर अगर आएगा ढंग से तो ये अंदर भाग जाएगा तुरंत लाइट को देख के, ये बाहर नहीं आएगा। इसलिए बेटा इसी प्रजाति को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, ये खाद के अंदर हो। वरना ये जो होते हैं बड़े बड़े कैचुए, ये क्या करते हैं, बारिश का सीजन आया, अरे ले भैया मजे आ गए हैं, बारिश के सीजन में भागने लगते हैं निकल निकल के। तो इनको नहीं रखते हैं, किसको रखते हैं, एसिना फेटिडा एक प्रजाति होती है उसको रखते हैं। बेटा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अब ये क्या बेटा आगे, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब देखो बेटा, सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी। जो बेटा बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए सब्सटेंस उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। आगे देखो, अब ये है बेटा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या बेटा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसके बारे में बताते हैं बेटा। और ये आपका लास्ट टॉपिक है। क्या बेटा, ये लास्ट टॉपिक है आपका, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर का डिग्रेड होना, टूटना, ब्रेक होना, उसे कह रहे हैं बेटा हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब बेटा देखिए ये अपने दो दो रोल प्ले करती है बेटा हमारे इन्वायरमेंट में। अगर ये धरती पर है तो ये होती है टॉक्सिक,
और अगर ये आसमान में है तो ये हमारी करती है प्रोटेक्शन। सन से बेटा यूवी रेडिएशन आती है जिसको ये हम तक नहीं आने देती। ध्यान दीजिए, यूवी रेडिएशन आती है हम तक, लेकिन बेटा एक यूवी ए रेडिएशन होती है, एक यूवी बी रेडिएशन होती है और एक यूवी सी रेडिएशन होती है। सी इज द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन होती है, बी हार्मफुल होती है, लेकिन बेटा उसको ये 100% नहीं रोक पाती है। ए रेडिएशन इतनी हार्मफुल नहीं होती है, तो जो आती है मैक्सिमम वो ए रेडिएशन होती है, यूवी ए रेडिएशन होती है। ये ध्यान दीजिए बेटा। अब ये बेटा इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है? इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है बेटा? इसका हो रहा है जो हमारी एक ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है बेटा, एक उसकी वजह से ही इसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। बेचारी टूट रही है। टूट कैसे रही है? हम जितने भी क्लोरीन कंटेन हम सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्लोरीन वजह है क्या? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या बेटा? क्लोरीन ही एक वजह है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये क्लोरीन जाएगा ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करेगा। और ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए यहां पे, आप एक क्लोरीन एटम आप रिलीज करो, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आप रिलीज करो, वो 1000 गुना काम करेगा। 1000 ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। आप ये चीज समझिए बेटा। आप ये मत समझे कि हमने तो एक ही मॉलिक्यूल रिलीज किया। नहीं बेटा, आपने एक मॉलिक्यूल तो आपने रिलीज किया, लेकिन उसने हजारों मॉलिक्यूल को गिराया, हजारों मॉलिक्यूल को तोड़ा ओजोन लेयर के। समझे बेटा? स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर क्या है बेटा? प्रेजेंट है, जो हमारी एक शील्ड बनाए हुए हैं और जो हमें एक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंटार्क्टिका में क्या है? ओजोन होल है। क्या बेटा? ओजोन होल है। अब ये समझिए, ये बेटा ऑक्सीजन प्लस O2 और ये बनाता है बेटा O3। क्या बनाता है? O3 मॉलिक्यूल। यही हमारा ओजोन का फॉर्मूला। ये क्या होती है? टॉक्सिक होती है। अगर ये अर्थ पे आप इसको देखेंगे तो अर्थ पे बेटा ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और ये जो आसमान में ये हमारी प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। ये देख लीजिए बेटा, हमारा जो क्या क्या सब्सटेंस हम यूज करते हैं, हम क्या क्या सब्सटेंस यूज करते हैं, ये बेटा जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किस किस में पाया जाता है? ये हमारा बेटा जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, फ्रिज हम यूज करते हैं, जो एयर कंडीशन हम घरों में AC यूज करते हैं, इन सब में बेटा इवन हम जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं इनमें भी क्लोरीन पाया जाता है। तो बेटा ऐसे जो हम चीजें यूज करते हैं, तो इन्हीं से ये डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। इसका क्या है बेटा? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका यही है कि हम इनको इस्तेमाल ना करें। क्लोरीन कंटेन सब्सटेंस क्या है बेटा? वो सभी क्या हो जाए? बैन हो जाए, गवर्नमेंट को बैन कर दे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ ना करें। जैसे CFC एयर कंडीशन का हम इस्तेमाल ना करें, हम इसका फ्रिज का हम इस्तेमाल ना करें। तो बेटा ये सब क्या है? इसके सॉल्यूशन है कि हम इसको क्या करें? बचा सके। ठीक है, तो जो क्या करते हैं बेटा? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि जो ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय, बात ध्यान दीजिए बेटा, 1000 नहीं बेटा, 1,00,000 है, 1,00,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। देखो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है बेटा। आपने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिलीज किया और वो 1,00,000 मॉलिक्यूल ओजोन लेयर को वो डिग्रेड कर रहा है। बाय द वे मेरे से एक मतलब ये 1000 मुझसे बोला गया, लेकिन ये 1000 नहीं है बेटा, ये 1,00,000 है। देख लीजिए यहाँ पे 1,00,000 मॉलिक्यूल को तोड़ेगा वो। तो बेटा थोड़ा सा इको फ्रेंडली बनिए बेटा, यहाँ इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इनसे बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें। ये डेली लाइफ में हमें भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इम्पैक्ट कर रहे हैं बेटा, हमारे इन्वायरमेंट को तो कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली बेटा जब ओजोन लेयर में होल हो जाएगा, ओजोन लेयर ही खत्म हो जाएगी, तो बेटा हम कैसे रहेंगे? थोड़ा समझिए। और ये धरती जो बेटा चल रही है, ध्यान दीजिए बेटा, कुछ ही समझदार लोगों की वजह से चल रही है, वरना बेटा कर रहे हैं लोग तो अजी कर रहे हैं, पॉलीथीन जला रहे हैं, अपना भैया चीज़ें जला रहे हैं, खूब अजी मजा कर रहे हैं। तो समझिए बेटा ध्यान से, आप अपना पढ़े लिखे का आप क्या दिए? परिचय दे बेटा। ठीक है बच्चों,
यहां देखिए बेटा, ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बेटा, ये रीजन है। सनलाइट आएगी बेटा, सीएफसी पाएगी, क्लोरीन रिलीज करेगी, और क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और उसको ब्रेक करेगी। ये बेटा प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या बेटा, प्रिवेंटिव मेजर, यूज ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोई ऑल्टरनेट ढूंढे हम, फॉसिल फ्यूल्स को ना यूज करके हम कोई इसका ऑल्टरनेट ढूंढे जो क्या करें, पोल्यूट ना करें इन्वायरमेंट को। दूसरा बेटा, यूज ऑफ सीएफसी इन रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशन शुड बी बैन, ये बैन होना चाहिए बेटा, इसका सीएफसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, द प्रोडक्ट विच कंटेन क्लोरीन एंड हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल शुड बी बैन, ये बैन होना चाहिए बेटा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ओजोन को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, उसको बैन करना चाहिए हमें। यूज ऑफ इको फ्रेंडली बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स इंस्टेड ऑफ क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल वेरियस पेस्ट एंटिटीज। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी हम बेटा वो इस्तेमाल करें जो इको फ्रेंडली हो, क्लोरीन कंटेन सब्सटेंस हम इस्तेमाल ना करें। बेटा यहां पे अभी मतलब ये समझो कि सिंथेटिक चीजों को इतना बढ़ावा दिया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और बढ़ावा इतना दिया जाता है कि आजकल लोग जो ये हमारा कौन सा फर्टिलाइजर होता है, हमारा फर्टिलाइजर नहीं, वर्मी कंपोस्ट बेटा, क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, जो वोम्स से बनाया जाता है कंपोस्ट, इसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, वही खाद यूरिया वगैरह बेटा, बिल्कुल जहर खेतों में डाला जा रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करें कि बेटा भविष्य हमारा क्या है, भविष्य हमारा यही है बेटा, हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे बेटा, हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी हेल्दी रहेंगी। आप अपना ना सोच के बेटा अपनी जनरेशन का तो सोचो कि वो कहाँ जाएगी, उसके अंदर कितना जहर पैदा हो जाएगा। ऐसे लोग कम जीने लगे, क्या जहर इतना जा रहा शरीर में, वही 50-60 साल तक, 80-70 साल तक वो जहर फूट जाता है और मर जाते हैं। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, इको फ्रेंडली बने। आपने देखा कितना भयानक चीज़ें होती हैं बेटा, एक क्लोरीन आप यूज कर रहे हो, मतलब रिलीज कर रहे हो, तो बेटा वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को वो तोड़ रही है। तो बच्चों आप अच्छा बेटा इसके साथ में आप अपना पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बेटा पढ़े लिखे का हमेशा प्रमाण दीजिए। कहीं आग जल रही है तो उसे बुझाने का इस्तेमाल कीजिए, और बेटा ऐसे सब्सटेंस जैसे परफ्यूम बेटा इनका, और ये रेफ्रिजरेटर और ये एसी वगैरह, इनको जितना कम से कम इस्तेमाल हो उतना कम से कम इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसी के साथ हमने अपना चैप्टर 1 शॉर्ट में अपना कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय बाय, टेक केयर।